हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें बल्कि अपने करियर्स में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेकर आएँ, अच्छे से अच्छे पदों पर पहुँचे एंड देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना योगदान दें, अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग हमारी क्लास 12th हिस्ट्री, इसका जो पहली किताब है और उसकी जो सेकंड थीम है या जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, इसके क्विक रिवीजन का सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, सेकंड पार्ट में लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो हम लोग जितनी बातचीत हमारे पहले पार्ट में कर चुके हैं उसी के आगे से हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। अब वो बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को अभी तक या तो पढ़ा नहीं है या फिर इसमें से किसी टॉपिक को छोड़ दिया है, उनको इस वीडियो से फ़ायदा ये मिलेगा कि अब एनसीईआरटी में जाके डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं ना, टाइम बचा है। इस वीडियो को देखकर आपका वो टॉपिक वगैरह इसमें से कवर हो जाएगा। वो बच्चे जिन्होंने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया उनके लिए सेशन इस तरह से काम आएगा कि एग्जामिनेशन के पहले एक क्लास रिवीजन आपका हो जाएगा और इंश्योरिटी हो जाएगी कि सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एक बार जल्दी से आप रिवाइज कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो चीज़ें दिमाग में फ्रेश रहेंगी और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो डजेंट मैटर वॉट एवर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन राइट नाउ इज, दिस सेशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप पार्ट्स में क्यों बना रहे हैं, क्विक रिवीजन है एक वीडियो बना दीजिए। वजह यह है चैप्टर बहुत बड़ा है, इसका क्विक रिवीजन भी अगर बनाया जाए तो फिर वो कई घंटे लंबा खिंच जाएगा। एंड मैं चाहता हूं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं तो उनको थोड़ा डिटेल में बता दूं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उतने रेलेवेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है उनको जल्दी जल्दी कवर किया जाए। तो इसलिए इसके मैं कई सारे आपके पार्ट्स ला रहा हूं ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक पार्ट्स में डिटेल में कवर हो जाएं और जो एज सच नॉट दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह उनको फिर हम लोग जल्दी जल्दी उसमें कवर कर लें। तो एक तरीके का आपका बैलेंसिंग जो है एक पैक्ट हो जाएगा, एक बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा एंड साथ ही साथ इसका एडवांटेज आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। डजेंट मैटर चाहे आपने कोई टॉपिक पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, कोई कंफ्यूजन हो या फिर आप रिवीजन कर रहे हो। सो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी चैप हु इज गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल एज इससे ये भी है कि आपका नॉलेज वगैरह और ज़्यादा अच्छे से एनहांस होगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चले शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो अपने को देखना है उसका नाम है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, देखते हैं। तो जो पहला टॉपिक हमें आज के सेशन में पढ़ना है उसका नाम है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब हम लोगों ने बातचीत कर ली थी मौर्यन एम्पायर के बारे में कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में एस्टैब्लिश हुआ था। अब ये एम्पायर आपका 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में ख़त्म हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने जब आखिरी मौर्यन एम्पायर की हत्या करी और उसके बाद में अपने शुंग एम्पायर की शुरुआत करी तो उसी के साथ में आपका मौर्यन एम्पायर जो है 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में ख़त्म हो गया। तो याद रखिएगा मौर्यों का शासन जो है 4th बिफोर कॉमन एरा में शुरू हुआ था और 2nd वाले तक में चला है। 2nd बिफोर कॉमन एरा में बृहदत्त नाम का व्यक्ति था, उसके साथ में जो है शासन खत्म हो गया और उसके बाद में शुंग डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत हुई। अब इस टाइम पीरियड की अगर हम लोग बातचीत करेंगे, जो 2nd बिफोर कॉमन एरा वाली जो हमारी सेंचुरी है इसको अगर हम लोग देखें हैं तो इस टाइम पीरियड तक इंडिया में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे थे। जिस तरीके से 6th बिफोर कॉमन एरा की अगर हम लोग बात करते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात करते हैं तो उस वक्त आपको 16 महाजनपद देखने को मिल रही थी और काफ़ी सारे बदलाव आ रहे थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जब टाइम पीरियड है 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, इस टाइम पीरियड में हिंदुस्तान में आपको काफ़ी सारे नए चीफडम्स और किंगडम्स वगैरह इमर्ज होते हुए समझ में आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे हिस्सों में। तो याद रखिएगा मौर्यन एम्पायर जो है वो खत्म होता है 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में और इस टाइम पीरियड में दो तरीके की आपको नई पॉलिटिकल एंटिटीज देखने को मिलती हैं। पहली कौन सी है, चीफडम्स, और दूसरी कौन सी है, किंगडम्स। अब सुनने में तो दोनों एक जैसी लगती हैं, चीफडम का मतलब कोई चीफ इसमें रूल करता होगा और किंगडम का मतलब कोई किंग इसमें रूल करता होगा। अब सुनने में ये दोनों एक जैसी लगती हैं पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। मगर इतना याद रखना है कि 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा आते आते इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे चीफडम्स और कई सारे किंगडम्स कई अलग अलग पार्ट्स में इमर्ज होकर निकल कर सामने आए थे। चलें, अब ये जो पूरा का पूरा अंपायर है ये सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे मौर्यन अंपायर बताया गया है, जो एकदम आप कह सकते हैं कि इसकी हाइट पर था। मौर्यन एम्पायर जब एकदम अपनी हाइट पर सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में पहुंचा तो इतना एरिया जो है उसने कवर किया था। नीचे साउथ के इलाके को अगर आप हटा दें, साउथ का एक पोर्शन आप हटा दें तो मोर और लेस लगभग पूरा का पूरा आज की तारीख में जो भारत का इलाका है, बांग्लादेश का जो पोर्शन पड़ता है ठीक ठाक मात्रा में, और पाकिस्तान का जो इलाका है, थोड़ा बहुत आपका अफगानिस्तान का पोर्शन, सब कुछ इसमें मिला लिया गया था, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है जी।
अब ये जो किंगडम्स वगैरह जिनकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में आपको चीफडम्स एंड किंगडम्स वगैरह इमर्ज होती हुई समझ में आई। साउथ के इलाकों में और डेक्कन के इलाकों में अगर हम बात करें तो आपको तीन प्राइमरी तौर पर जो तीन किंगडम्स देखने को मिलती हैं, एक है चोला, दूसरी है चेरा और तीसरे हैं पांड्यास। ये तीनों किंगडम्स आपको तमिलिकम के इलाके में देखने के लिए मिलेंगी, जो आज का आपका प्रेजेंट है तमिलनाडु का इलाका, केरला का इलाका, थोड़ा बहुत आपका आंध्र का इलाका, ये सारा का सारा पोर्शन वगैरह इंक्लूड कर जो क्षेत्र बनता है, मोर और लेस जो ये वाला क्षेत्र बनता है, इसको हम लोग तमिलिकम कहते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको तीन प्राइमरी किंगडम्स देखने को मिलती हैं इस टाइम पीरियड में, डेक्कन के और साउथ के इलाके में। पहली कौन सी है? चोला की, दूसरी कौन सी है? चेरा की, और तीसरी कौन सी है? पंड्यास की। ये तीनों किंगडम्स आपको तमिलिकम के क्षेत्र में देखने के लिए मिलती हैं। अब तमिलिकम जो है वो उस टेरिटरी के लिए का एंशिएंट नेम है जो टेरिटरी आज की तारीख में प्रेजेंट डे आंध्र, केरला और तमिलनाडु के बीच में बटी हुई है। ठीक है जी। अब ये तीनों की तीनों किंगडम्स जो हैं बहुत लंबे वक्त तक चली और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस इन्होंने अपने आप को साबित किया है, बहुत प्रॉस्पेरस एंड बहुत स्टेबल किंगडम साबित हुई। एंड इनके चलते जो साउथ का इलाका है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेलबींग भी जो है लोगों की हुई थी। अब ये जो किंगडम्स वगैरह हैं, चोला हो गई, चेरा हो गई, पांड्यास हो गई, ये प्रॉस्पेरस थी, ये स्टेबल थी, इन्होंने बहुत सारे काम वगैरह किए। ये सारी बातें हमें इसलिए पता है क्योंकि इनके बारे में हमें काफ़ी सारे सोर्सेज जो हैं पता चल गए और इन सारे सोर्सेज की मदद से हमने इनको पढ़ा। खास तौर पे जो तमिल संगम लिटरेचर है, तमिल संगम लिटरेचर बहुत आपका रिच लिटरेचर है और उसमें इन किंगडम्स वगैरह का जिक्र आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए इनके बारे में हमको काफ़ी सारी जानकारी पता चली है। अब इसी वक्त जिस वक्त सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में मौर्यन एम्पायर खत्म हो रहा है और साउथ के इलाकों में आपको चोला, चेरा और पांड्यास जो है वो देखने के लिए तमिलिकम के क्षेत्र में मिल रही हैं, इसी वक्त में वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में किंगडम या फिर एक डायनेस्टी रूल कर रही है जिनका नाम था शतावनास। याद रखिएगा, सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेके सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा के लगभग 400 सालों के बीच में ये जो टाइम पीरियड है जब मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, वहां से लेके सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा तक का जो टाइम पीरियड है उसमें आपका मध्य भारत के क्षेत्र में और वेस्टर्न इंडिया के इलाकों में आपका जो आपकी डायनेस्टी रूल कर रही थी उनका नाम था शतावनास। ठीक है जी। इसी वक्त में अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन एस्टैब्लिश देयर रूल और किंगडम इन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इसी वक्त में एक और आपकी कम्युनिटी कह लीजिए या फिर एक आपका सेंट्रल एशिया के ओरिजिन को बिलोंग करने वाले लोगों का एक कबीला कह लीजिए जिनका नाम था शाकास। इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में और कुछ वेस्टर्न पार्ट्स में अपना एक अंपायर जो है सेटअप किया। तो ये देखते चलिएगा साथ ही साथ कि एक तरफ आपके शतावनास हैं, शतावनास के बाद में आपके शाकास वगैरह हैं, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में और वेस्टर्न पार्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वहां पर अपनी जो है अंपायर वगैरह को स्टैब्लिश किया था। अब ये सारे के सारे अंपायरों की खासियत ये थी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड होता था, लंबे दूरी तक के जो व्यापार होते थे, इन लॉन्ग डिस्टेंस के जो ट्रेड्स के रास्ते थे वो इनके अंपायर से होकर जाया करते थे या फिर इनके किंगडम्स वगैरह से होकर जाया करते थे। अब ये लोग जो हैं, ये खास तौर पे जो हैं, ये अपना यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में रेवेन्यू वगैरह लिया करते थे और इसके चलते इन्होंने अपने अंपायर को काफी ज्यादा जो है मजबूत बनाया था। इनका सोशल ओरिजिन जो है ऑब्सक्योर है, याद रखिएगा इस बात को। खास तौर पे शाकास के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन के लोग थे। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में और कुछ वेस्टर्न पार्ट्स में अपनी किंगडम को स्टैब्लिश किया। खास तौर पे इनका जो कमाई का जरिया था वो ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस के जो ट्रेड रूट्स इनके अंपायर से होकर निकलते थे, इनके शासन से, इनके किंगडम से होकर निकलते थे, वहां से ये अपना रेवेन्यू वगैरह गेन किया करते थे उसके ऊपर टोल लगाकर। एंड बाकी इनके सोशल ओरिजिन्स की बात की जाए तो वो ऑब्सक्योर हैं, ये कहाँ से आए थे इनके बारे में और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इनके ओरिजिन के बारे में, सेंट्रल एशिया में इनका होम कहाँ पर है, इसके बारे में इतना हम लोगों को जानकारी नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमको चीफ एंड चीफडम्स के बारे में बातचीत करनी है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी तक कि सेकेंड सेंचुरी में जब मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ उसके बाद में कौन कौन निकल कर आए, साउथ में चोला, चेरा, पांड्या, और अगर आप सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे तो शतावनास, एंड इसी वक्त में नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे और थोड़ा बहुत और वेस्टर्न की बात करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं शाकाज वगैरह। अब यहाँ तक हम लोगों ने बात करी है तो कुछ किंगडम्स वगैरह थी। अब हम बात करेंगे कुछ चीफ एंड चीफडम्स वगैरह के बारे में। ठीक है जी। ये तो आपके हम लोगों
लोगों ने कुछ किंगडम्स की बात करी है, अब चीफ एंड चीफडम्स की बात हम लोगों को करनी है। तो चीफ सबसे पहले होता कौन था? अ चीफ वॉज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी, ही डिराइव्ड हिज सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफोल्क। मतलब चीफ जो था वो एक पावरफुल व्यक्ति हुआ करता था, एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, जिसकी पोजीशन हो सकता है हेरिडिटरी हो सकता है हेरिडिटरी ना हो। मतलब ये कि हो सकता है उसके बाद उसका बेटा उसको उसकी जगह ले ले, हो सकता है उसके बाद में कोई और व्यक्ति जिसके साथ उसका कोई खून का रिश्ता ना हो वो आके उसकी जगह ले ले। तो इस तरीके से चीफ जो था, चीफडम का, उसकी पोजीशन जरूरी नहीं है कि हेरिडेटरी हो भी सकता है हेरिडेटरी हो सकता है हेरिडेटरी ना भी हो। और ये अपना जो सपोर्ट था वो अपने किन फोल्क से डिराइव किया करता था, उसका जो कुटुंब है, उसके जो साथ के कबीले के लोग हैं, उनसे वो अपना सपोर्ट वगैरह जो है डिराइव किया करता था। अब इसके जो प्राइमरी फंक्शंस हुआ करते थे वो क्या क्या थे? सबसे पहले तो आपने स्पेशल रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करना है, एक तो ये हो गया। दूसरा, वॉरफेयर वगैरह में लीडरशिप वगैरह जो है वो देनी है। और तीसरा, अगर आपके कबीले के लोगों के बीच में आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उन सारे लड़ाई झगड़ों को सुलझाना है, उन डिस्प्यूट्स वगैरह को जो है आर्बिट्रेट करने की जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर आ जाती है। ये 3 काम करने की जिम्मेदारी आपके चीफडम के चीफ्स वगैरह की हुआ करती थी। इसके बिहाफ में ये जो चीफडम्स के चीफ होते थे, इनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे। याद रखिएगा, ये टैक्स वगैरह नहीं ले सकते थे अपने लोगों से जिस तरीके से राजा टैक्स लिया करता था। इनको गिफ्ट्स या फिर ट्रिब्यूट्स मिलते थे। तो ये इन ट्रिब्यूट्स या गिफ्ट्स वगैरह को फिर अपने सपोर्टर्स वगैरह के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे और काम चलाया करते थे। साथ ही साथ चीफडम्स वगैरह में कोई भी आपकी रेगुलर आर्मी या फिर रेगुलर आपके ऑफिशियल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। याद रखना है इस बात को। चीफडम में कितना फर्क आ जाता है किंगडम से? किंगडम में राजा जो है टैक्स लगाता था और बाकी सारी चीजें थी, यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जाता। यहाँ पे इसको सिर्फ गिफ्ट्स एंड ट्रिब्यूट्स मिलते हैं, पहली चीज। दूसरी बात यह कि राजा जो है वो अपनी एक रेगुलर आर्मी भी मेंटेन करता था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक ऑफिशियल्स का पूरा आपका एक ग्रुप भी रखा करता था। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है इस तरीके की रेगुलर आर्मी या फिर ऑफिशियल्स वगैरह चीफडम्स में नहीं रखे जा रहे थे। Once someone became ruler or acquired power whose social origins were obscure, then they attempted to claim social status in a variety of ways. यहाँ तक अपन लोगों ने बातचीत कर ली है चीफ एंड चीफडम्स के बारे में। अब डिवाइन किंग्स करके जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ऐसा कोई व्यक्ति जो एकदम आपका एकदम निचले तबके से उठकर आता था या फिर एकदम ग्राउंड लेवल से या ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठकर आता था, तो फिर वो सोशल एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या किया करता था, उन सारी बातों को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो डिवाइन किंग्स में इन्होंने लिखा है कि भाई जैसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति पावर एक्वायर कर लेता था या फिर रूलर बन जाता था जिसके जो सोशल ओरिजिन्स वगैरह हैं ऑब्सक्योर है। सोशल ओरिजिन्स ऑब्सक्योर होने का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हमको ये नहीं पता कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है, वो कहाँ से उठकर आया वगैरह वगैरह, उसका सामाजिक ओरिजिन्स के बारे में अगर हमको कुछ नॉलेज नहीं है तो फिर इस तरीके के लोग फिर कई सारे तरीकों से सोशल स्टेटस गेन करने की कोशिश किया करते थे। एक तरीका ये होता था सोसाइटी में हाई स्टेटस क्लेम करने का कि आप अपने आप को डेटीज के साथ में, देवताओं के साथ में आइडेंटिफाई करिए। ये प्रैक्टिस बड़ी कॉमन है, ये आपको एंशिएंट रोमन्स में भी देखने को मिलती है, ये चाइनीज में भी देखने को मिलती है और इंडिया में भी इस प्रैक्टिस को कई लोगों ने जो है फॉलो किया है। अगर आपके याद रखिएगा सोशल ओरिजिन ऑब्सक्योर हैं तो ऐसी कंडीशन में आप हाई स्टेटस एक्वायर करने के लिए क्या करते हो? ऐसी कंडीशन में हाई स्टेटस एक्वायर करने के लिए आप अपने आप को रिलेट करते हो ईश्वर के साथ में या देवताओं के साथ में। आप अपने आप को ईश्वर के साथ में जो है रिलेट करते हो, आप अपने आप को ईश्वर के साथ में जोड़ते हो। इसका एक एग्जांपल मॉडर्न टाइम पीरियड में ले लेते हैं कि भैया किसी मिनिस्टर के साथ में कुछ जान पहचान है, उठना बैठना है। हो सकता है शायद हो सकता है ना हो सकता है सिर्फ आपका दूर से नमस्कार किया हो, मगर सामने वाला ढिंडोरा पीटे की मिनिस्टर ने बैठा के चाय पिलाई थी, बड़ी इज्जत के साथ में पेश आए थे, बोला था कि कोई दिक्कत हो तो बताना। अब वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि समाज में उसका थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़े और लोग समझें कि अरे क्या बात है, मिनिस्टर साहब के साथ में उठना बैठना है वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो पॉइंट ये है कि उसी वक्त इस तरीके के मिनिस्टर्स उस टाइम पीरियड में तो हुआ नहीं करते थे, तो उस वक्त में अपना ये जो हाई स्टेटस है सोसाइटी में, इसको क्लेम करने के लिए लोग क्या करते थे? डेटीज़ के साथ में, देवताओं के साथ में, ईश्वर के साथ में जो है अपने आप को जोड़कर या आइडेंटिफाई कर समाज के सामने प्रोजेक्ट किया करते थे और इसकी मदद से वो हाई स्टेटस वगैरह एक्वायर करने की कोशिश करते थे। ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जिन्होंने करी है उनका नाम है, उन रूलर्स का नाम है कुषाण। कुषाणों ने आपका फर्स्ट बिफोर कॉमन एरा से लेके फर्स्ट कॉमन
एरा के बीच में रूल किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो अपने आप को देवताओं के साथ में जोड़कर आइडेंटिफाई कर समाज के सामने रखने की जो प्रैक्टिस थी, ये कुषाणों ने शुरू करी थी, या कुषाणों ने इंडिया में शुरू करी थी, इस तरह से कह सकते हैं। या फिर इस प्रैक्टिस को सबसे बेस्ट तरीके से अगर किसी ने यूज किया था तो वो कुषाण थे। फर्स्ट बिफोर कॉमन एरा से लेके फर्स्ट कॉमन एरा लगभग 200 साल के बीच में इनका रूल रहा था। ये सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट एशिया के इलाकों तक में रूल किया करते थे। ये सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट एशिया तक के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इलाकों में रूल किया करते थे। देख लीजिए, इनका जो रूल है वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ था। ये पूरा आपका जो सेंट्रल एशिया है गुलाबी कलर से कवर्ड है, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक यूपी का कुछ पोर्शन वगैरह, ये सारा का सारा इलाका जो है इनके कंट्रोल में आया करता था। कुषाण अंपायर इस वक्त में आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। तो ये जो कुषाण अंपायर है, अब इनकी जो हिस्ट्री वगैरह है इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। इनके जो भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह हमको देखने को मिले और इनका जो भी टेक्सचुअल ट्रेडिशन हमको देखने को मिलता है। अब इनका जो किनशिप का, इनका जो नोशन है किनशिप का, वो बेस्ट प्रोजेक्ट किया गया है इनके कॉइन्स में और इनके स्कल्पचर्स वगैरह में। यानी कि किस तरीके के राजा थे, राज किस तरह से किया करते थे, किन चीज़ों पर ये लोग ध्यान देते थे। अगर इन सब बातों को समझना हो तो इनके कॉइन्स को और इनके स्कल्पचर्स को पढ़ना जरूरी है। एक बहुत बड़ी स्टैच्यू जो है कुषाण रूलर्स की आपको मथुरा में मिली है। इसी तरीके से आपको इनकी एक बहुत बड़ी स्टैच्यू अफगानिस्तान में मिली है। तो ये सब कुछ देखकर अपने को समझ में आता है कि हाँ, इनका किनशिप का नोशन किस तरीके का हुआ करता था। ये देख लीजिए, ये मूर्ति जो है कनिष्क की है, कनिष्क की एक मूर्ति। ये आपका इस तरीके से हाथ में तलवार लेके वो खड़ा हुआ है। अब इसके हाथ और इसका सर वगैरह तो खैर बाद में जो है टूट गया या जो भी हुआ उसके साथ में, मगर ये कुषाणों के एम्पायर्स के टाइम पीरियड की बनी हुई मूर्ति थी। और ये काफ़ी कुछ जो है उस एम्पायर में उस एम्पायर के बारे में हमको बताती है कि किस तरीके से उनकी किनशिप का नोशन हुआ करता था। ये देखिए और फोटोग्राफ्स वगैरह इनके टाइम पीरियड में जो मिली हुई और जो मूर्तियां वगैरह हैं, जो स्कल्पचर्स वगैरह हैं। और देखिए ये, और देखिए, और देखिए ये इनके सिक्के वगैरह हैं। तो कई सारे हिस्टोरियंस जो हैं आज की तारीख में, ये जो सारे के सारे स्कल्पचर्स मैंने आपको दिखाए और ये जो सिक्के वगैरह मैंने आपको दिखाए, इन सब की मदद से स्टडी कर कई सारे हिस्टोरियंस आज की तारीख में ये बोलते हैं कि जो कुषाण थे, कई सारे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि शायद वो अपने आप को ईश्वर के जैसा समझते थे। दे यूज्ड टू कंसिडर देमसेल्फ गॉड लाइक। इसकी वजह यह है कि ईश्वर के जैसा समझने के पीछे की वजह यह है कि कई सारे आपके कुषाण रूलर्स ने बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट किए थे जिनसे समझ में आता था कि वो अपने आप को ईश्वरों के साथ में जोड़ रहे हैं। जैसे कि एक बड़ा कॉमन टाइटल था देवपुत्र, यानी कि देवताओं का बेटा या देवताओं का बच्चा। अब देवपुत्र एक ऐसा टाइटल है जिसको देखकर आपको समझ में आ रहा है कि आप देवताओं के साथ में जो है अपने आप को कोरिलेट कर रहे हैं, देवताओं के साथ में आप अपने आप को जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इन सब के बेसिस पर ये माना जाता है कि कुषाण जो हैं वो अपने आप को गॉड लाइक समझा करते थे। ऐसा कई सारे हिस्टोरियंस का मानना है। अब कई सारे लोग ये समझते हैं, कई सारे हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि शायद उन्होंने ये सारा का सारा जो ये आपका काम किया था कि अपने आप को देवताओं के साथ में जोड़ना और वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने चाइनीज रूलर्स वगैरह से इंस्पायर होकर करी थी। और वो चाइनीज रूलर भी अपने आप को सन्स ऑफ हेवन कहा करते थे, तो उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने शायद ये सारी की सारी चीजें करी थी। चले आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और याद रखिएगा कि कुषाण जो है वो पहले रूलर्स थे जिन्होंने जो अपने साथ में जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे अभी कॉइन्स वगैरह के केस में, मगर ये बात अपना ध्यान रखिएगा कि कुषाण वो पहले रूलर्स थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। और यहाँ पर अपने को ये भी समझ में आता है कि कुषाण अपने आप को देवताओं के साथ में जोड़ा करते थे और देवपुत्र जैसे टाइटल्स वगैरह अडॉप्ट किया करते थे। By 4th century, there is an evidence of larger states including Gupta Empire. Many of these dependent on Samantas, that is men who maintained themselves by control of local resources including control over land. They provided military support to the rulers. Other powerful Samantas became kings and slash rulers. Conversely, weak kings were subordinated. तो अब ये सारी बातचीत जो अपन लोगों ने करी है कुषाण वगैरह तक, ये 1st सेंचुरी कॉमन एरा तक आके खत्म हो जाती हैं। शताब्दी की 2nd सेंचुरी कॉमन एरा तक आकर खत्म हो जाती हैं। 4th सेंचुरी कॉमन एरा तक जब आप आगे बढ़ते हैं तो इंडिया में फिर से आपको मौर्यंस के बाद में एक बड़े अंपायर का जो है एविडेंस या फिर इंडिकेशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें प्रोमिनेंटली जिक्र जिसका आता है वो है आपके गुप्ता अंपायर का। कई बार इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। आपका जो इंडिया का जो हिस्ट्री वगैरह रही है उसकी देखेंगे अभी आगे। मगर ये अपने को याद रखना है कि 4th सेंचुरी बिफोर आपका 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में अपने को मौर्यन अंपायर की स्थापना होती हुई दिखी थी और वो सेकंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा तक चला था। उसके बाद में उतना बड़ा या फिर
उस तरीके का ग्लोरियस एक बहुत मैग्नामस अंपायर जो है वो आपको 4th सेंचुरी कॉमन एरा में गुप्ता अंपायर के रूप में देखने के लिए मिलता है। अब यहां पर ये जो अंपायर्स वगैरह थे, जो बड़े बड़े अंपायर बनाए जा रहे थे, शामिल करके बोल रहा हूं गुप्ता अंपायर को, ये लोग डिपेंड करते थे अपने अंपायर को चलाने के लिए सामंतों के ऊपर। सामंत कौन हुआ करते थे? सामंत वो लोग हुआ करते थे जो रिसोर्सेज वगैरह के ऊपर, जिसमें जमीन शामिल है, उसके ऊपर कंट्रोल रखा करते थे। यानी कि अगर आपका एक बड़ा सा अंपायर है तो उस बड़े से अंपायर के कई सारे आप छोटे छोटे हिस्से आपने कर रखे हैं। अब लेट से ये वाला हिस्सा जो है इसको किसी एक पर्टिकुलर सामंत को दे रखा है, तो अब इस पूरे हिस्से के ऊपर जो कंट्रोल है, शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी उस सामंत की है। ठीक है जी, याद रखिएगा। कई बार ये होता था कि वक्त जरूरत पड़ने पर ये जो सामंत वगैरह हैं अपने राजा को मिलिट्री सपोर्ट भी दिया करते थे। कई बार ये भी होता था कि कोई सामंत बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता था और वो अपने, अगर उसको लगता था कि राजा कमजोर है तो उसको सबऑर्डिनेट कर देता था, खुद जो है वो राजा बन जाता था। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारा का सारा पावर प्ले आपको देखने को मिलता है। लेट्स से ये बड़ा सा अंपायर है, कई सारे हिस्सों में डिवाइडेड है। अब हर एक हिस्सा जो है राजा ने एक एक सामंत के जिम्मे कर रखा है। अब एक सामंत लेट्स से जिसके जिम्मे ये वाला हिस्सा है, अब वो यहाँ पे सारा जो शासन प्रशासन चलाएगा, टैक्स वगैरह कलेक्ट करेगा, आर्मी मेंटेन करेगा और पूरा जो है चीजें वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह जो है उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा। वक्त पड़ने पर राजा को मिलिट्री सपोर्ट वगैरह देना पड़ेगा तो वो भी देगा, एंड इस तरीके से इंश्योर करेगा कि अंपायर सुचारू रूप से चलता रहे। अब होता क्या था कि अगर कोई सामंत बहुत पावरफुल हो जाता था तो वो खुद भी राजा बन जाता था, या फिर अगर उसको दिखता था कि राजा कमजोर हो रहा है तो फिर वो उसके खिलाफ में जो है वो खड़ा होकर उसको सबऑर्डिनेट कर भी जो है गद्दी या फिर शासन वगैरह हथिया लिया करता था। अब गुप्ताओं का जो हिस्ट्री है, गुप्ता रूलर्स की जो हिस्ट्री है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों ने 3 सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। एक तो इस टाइम पीरियड में जो बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया उसका हमने यूज किया है। दूसरा जो इस टाइम पीरियड में हमको सिक्के वगैरह मिले, स्पेशली जो गुप्ताओं के टाइम पीरियड में सोने के सिक्के मिले, उनका हमने इस्तेमाल किया है। तीसरा इंस्क्रिप्शंस हो गए जिसमें प्रशस्तिज वगैरह हो गई, जो कई सारे आपके पोएट्स वगैरह ने राजाओं के प्रेज में जो है लिखी थी, या फिर अपने पैटर्न्स वगैरह जो है उनके प्रेज में लिखी थी। तो इन सारी प्रशस्तियों का इस्तेमाल कर भी जो है हमको इनके बारे में काफी कुछ पता चलता है। सबसे ज्यादा कॉमन जो आपकी प्रशस्ति है वो है प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कई बार इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। इसको हरिसेना ने कंपोज किया था। हरिसेना जो है वो समुद्रगुप्त, जो शायद सबसे पावरफुल आपके गुप्ता रूलर रहे थे, उनके कोर्ट पोएट थे, और उन्होंने जो है इसमें राजा का गुणगान वगैरह किया था। मगर अब इसको पढ़कर हमको काफी सारी चीजें जो है पता चलती हैं, काफी सारी चीजें उस टाइम पीरियड में जिस तरीके से शासन प्रशासन चलाया जा रहा था, गुणगान जो किया गया था उसको अगर अलग हटा भी दिया जाए तो उससे हमको पता चलता है। तो गुप्ताओं के बारे में मेजर सोर्सेज जो है वो ये है, लिटरेचर हो गया, कॉइन हो गया, इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो गए, इन सब की मदद से हमको पता चलता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो एक सोर्स माना जा सकता है वो है आपका प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कई बार हम लोग इलाहाबाद पिलर भी कहते हैं। आज का जो प्रयागराज का इलाका है, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां पर ये पिलर हमको देखने को मिला है। इसके ऊपर जो है ये आपका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि एक वंदना जैसा जो है चंद्रगुप्त बोल रहा हूँ, समुद्रगुप्त के बारे में के जो आपके राजा हुए थे, समुद्रगुप्त, गुप्ता अंपायर के सबसे पावरफुल राजा, उनके बारे में जो है वंदना करते हुए एक लंबी चौड़ी पोयम वगैरह लिखी गई है। अब इसको हरिसेना ने कंपोज किया था, संस्कृत में कंपोज किया गया था। ये एक बड़ा एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इन इंस्क्रिप्शंस वगैरह का, जिसकी मदद से हम लोगों ने इनके अंपायर वगैरह के बारे में जो है अपनी जानकारी वगैरह बढ़ाई है, या फिर इनके बारे में हम लोगों ने अपने नॉलेज बेस को जो है इंप्रूव किया है। चलें देख लीजिए, यहाँ पर आप ये आपके इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, या फिर इसको हम लोग कई बार आपका प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, हरिसेना ने जिसको कंपोज किया था। देख लें, इस तरीके का ये पिलर आपको देखने को मिलता है। अब इस क्षेत्र में जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर उन्होंने थोड़ा हाईलाइट करके बताया। ऑब्वियस ही बात है, अब इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते क्योंकि स्क्रिप्ट अलग है, मगर हिस्टोरियंस ने इसको पढ़ा है और इसकी मदद से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमको गुप्ताज के बारे में पता चलती हैं। चलें, नेक्स्ट टॉपिक है द सुदर्शन लेक इन गुजरात। अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अब हम लोग गुजरात में जो सुदर्शन लेक है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सुदर्शन लेक बेसिकली एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, और इसके बारे में हमको इसलिए पता है क्योंकि 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में यहाँ पर नज़दीक में एक पहाड़ था, उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन वगैरह खुदवाया गया था संस्कृत में। एक शाका रूलर हुए थे जिनका नाम था रुद्रदमन, उनके द्वारा। तो शाका रूलर रुद्रदमन ने 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में, नॉट बिफोर कॉमन एरा, 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में इन्होंने जो है आपका ये जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जिसको सुदर्शन लेक बोला जाता है, इसके पास में एक पहाड़ के ऊपर कुछ
आपका इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो हैं खुदवाए थे। अब इन इंस्क्रिप्शंस में इस लेक के बारे में जो है बात की गई है, जिसको एक गवर्नर हुए थे मौर्यों के टाइम पीरियड पे, उन्होंने जो है बनवाया था। तो वहाँ से हमको पता चला कि ये जो लेक है या फिर ये जो रिजर्वॉयर है, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है, ये नेचुरली नहीं बनाया गया था। फिर आगे उसमें वो लिखते हैं कि फिर ये जो रुद्र दमन का टाइम पीरियड आया, इस टाइम पीरियड में एक बहुत टेरिबल स्टॉर्म आया और उसने जो है ये जो आपका रिजर्वॉयर था इसके एम्बैंकमेंट्स वगैरह को तोड़ दिया। तो रुद्र दमन ने उस वक्त में फिर जब ये एम्बैंकमेंट वगैरह को जब इसके तोड़ दिया टेरिबल स्टॉर्म ने, तो उसके बाद इस जो कंपोजिशन है इसमें लिखा गया है कि फिर रुद्र दमन ने इसको रिपेयर करवाया था अपने खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर और इसको इम्प्रूव कर, इसको रिपेयर करवाने के लिए अपने सब्जेक्ट्स वगैरह के ऊपर उन्होंने कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया था, अपनी जेब से पैसा लगाया था, जो पहले का उनके पास में इकट्ठा पैसा था वो लगाया था, मगर इस एम्बैंकमेंट वगैरह को रिपेयर करवा के इस लेक को फिर से ठीक करवाया गया था। अब इसी पत्थर पर इसके 300 साल बाद यानी कि 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा का एक और इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, और इसमें अब ये बताया गया है कि कैसे ये इस टाइम पीरियड में यानी कि 5th सेंचुरी कॉमन एरा में गुप्ता डायनेस्टी के एक आपके रूलर ने इसको फिर से रिपेयर करवाया था। जब इसमें फिर से दिक्कत आई थी 300 साल के बाद में, तो इसको फिर से रिपेयर करवाने का काम गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर ने जो है किया था। तो इस तरीके से अब एक पर्टिकुलर लेक के रिपेयर वर्क की मदद से हमको कई सारे रूलर्स वगैरह जो है कंटिन्यूटी में समझ में आ जाते हैं कि पहले शाका रूलर हुए थे, उसके बाद में फिर जो है आपके गुप्ता रूलर वगैरह है वगैरह वगैरह। अब देखिए ये जो है वो आपका पहाड़ है, ये जो रॉक, ये जो आपका पहाड़ या फिर जो रॉक है उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह बने हुए हैं वो बता रहे हैं, ये उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो है बने हुए हैं। एक में आपको शाका रूलर रुद्र दमन के बारे में जो भी बातचीत लिखी गई है उसके बारे में पता चलता है, और एक में जो है आपको पता चलता है आपका गुप्ताज के टाइम पीरियड में जो इंप्रूवमेंट वगैरह किया गया था उसके बारे में। चलें आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है चेंजिंग कंट्री साइड। अभी तक हम लोगों ने राजाओं के बारे में बातचीत करी थी कि ये राजा हुए या फिर ये डायनेस्टी आई, इसके बाद में ये डायनेस्टी आई वगैरह वगैरह। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अलग अलग टाइम पीरियड में जो राजा बदलते चले जा रहे हैं, तो प्रजा भी तो है आपके पास में, प्रजा तो वही रहेगी। अब ये जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, ये जो आपकी प्रजा है जिनके राजा लगातार चेंज हो रहे हैं, डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी आके उनके ऊपर रूल कर रही है, ये प्रजा अपने राजाओं के बारे में क्या सोचती थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, और इसका जवाब हमको इंस्क्रिप्शंस वगैरह से देखने को नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती है। अगर हम ये सवाल पूछें तो इसका जवाब हमको इंस्क्रिप्शंस वगैरह में, जो पत्थरों के ऊपर खुदवाए गए हैं, पिलर्स पे लिखवाए गए हैं, ताम्र पत्रों के ऊपर जो हैं इनको उकेरा गया है, इस पर हमको इसका जिक्र देखने के लिए नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि ऑर्डिनरी जो लोग थे, सामान्य लोग वगैरह जो इस टाइम पीरियड में हुआ करते थे, उन्होंने अपने कोई रिटर्न अकाउंट छोड़े नहीं हैं, और अगर कुछ लिखा भी था तो वो वक्त के साथ में कालखंड में वो सब खत्म हो गया, गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब ये जो प्रॉब्लम है कि भाई हमको अगर पता करना है कि आपके जो जनता है वो राजा के बारे में क्या सोचती है, ये सवाल का अगर हमको जवाब तलाशना है, ये सवाल का जवाब अगर हमको चाहिए, और इसके लिए अगर ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह हमारी मदद नहीं कर सकते, तो फिर अब हम लोग क्या करें। तो इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए फिर हिस्टोरियंस जो हैं जातक की और पंचतंत्र की कथाओं के ऊपर रिलाई करते हैं, और इन कथाओं में जो आपके किरदार गढ़े जाते हैं उसकी मदद से फिर वो समझने की कोशिश करते हैं कि प्रजा की क्या परिस्थितियां थीं, वो राजा के बारे में क्या सोचा करते थे। मैक्सिमम आपकी जो ये जातक और पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये ओरिजिनली अगर आप बात करोगे तो ये ओरल टेल्स के रूप में जो है ओरिजिनेट हुई थी, और बाद में फिर जो है इनको लिखा गया था, इनको पेपर पे तो नहीं कहना चाहिए मगर ताड़पत्र पे उतारा गया था। जातक की जो कथाएं हैं इनको पाली भाषा में लिखा गया था अराउंड मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम कॉमन एरा, अराउंड 500 कॉमन एरा। मतलब ये कि 5th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास में पाली लैंग्वेज में आपकी जातक की कथाएं जो हैं उनको लिखकर तैयार किया गया था। याद रखिएगा इस बात को, पाली लैंग्वेज में जातक की कथाओं को लिखकर तैयार किया गया था। अब इसमें एक पर्टिकुलरली जातक की कथा है गंध तिंदु जातक जो है, ये एक पर्टिकुलर कथा है। इसकी मदद से हमको उस टाइम पीरियड में क्या परिस्थितियां चल रही थी उसको समझने में मदद मिलती है। इसमें आपके जो एक विकेड किंग या फिर एक दुष्ट राजा हुआ करता था, उसके जो आपकी जनता थी या उसकी जो प्रजा थी उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था उसके बारे में हमको पता चलता है। अब इसमें मेंशन किया गया है कि इसके जो आपके दमन था या इसका जो
आपका अत्याचार थे उससे बचने के लिए जो प्रजा थी वो जंगलों में भाग गई। और ये एक तरीका हुआ करता था जंगलों में चले जाना, जिसकी ये जो आपका जंगलों में भाग गई ताकि वो राजा के कंट्रोल से और राजा के जो टैक्स वगैरह उनके ऊपर लगे हुए हैं उससे वो मुक्त हो जाए। बात को समझिएगा। कथा में क्या बताया गया है कि एक दुष्ट राजा हुआ करता था। गंध तिंदु जातक में बताया गया कि आपका दुष्ट राजा हुआ करता था और इस दुष्ट राजा ने अपने लोगों के ऊपर खूब अत्याचार किया अपनी जनता या प्रजा पे। तो जनता जो है जंगल में भाग गई दो वजह से। पहला तो ये कि राजा का कंट्रोल जंगल में नहीं चलता रहा होगा तो राजा के कंट्रोल से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा ये कि राजा को जो टैक्स देना पड़ रहा है उससे बच जाएंगे। अब कई सारे आपकी हालांकि दूसरी कहानियों में हमको दूसरी स्ट्रैटेजीज भी देखने को मिलती हैं कि वो किसी अगर राजा जो है दमन करने के नाम पर ज्यादा टैक्स मांग रहा है, ज्यादा कर मांग रहा है, तो अपना प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा दो ताकि अपने जो ग्रोइंग डिमांड्स हैं टैक्स की उनको पूरा किया जा सके और उसके बाद भी अपने आप को सर्वाइव किया जा सके। एक स्ट्रैटेजी तो ये भी थी कि आप जो है प्लो एग्रीकल्चर की तरफ में शिफ्ट कर जाओ। प्लो एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि अब खेतों में हल चलाकर आप खेती करो और उसकी मदद से जो है आप अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाओ। अब ये जो प्लो एग्रीकल्चर है धीरे धीरे आपका फर्टाइल एल्यूवियल रिवर्स की जो वैलीज थी, गंगा हो गई, कावेरी हो गई, उसमें धीरे धीरे फैल रहा था। यहां पर आपका जो आयरन टिप प्लो शेयर था, यानी कि आपका एक ऐसा हल जिसमें लोहे का इस्तेमाल आप कर रहे थे, इसका जो है इस्तेमाल वगैरह काफी बड़ी मात्रा में आपका एल्यूवियल सॉइल्स वगैरह को जोतने में किया जाता था। और इसके चलते अब हुआ क्या कि जहां जहां पर इसका इस्तेमाल किया गया, गंगा वैली के इलाकों में और आपका कावेरी वगैरह के इलाकों, कावेरी वैली के इलाकों में, यहां पर जैसे जैसे प्लो एग्रीकल्चर का इस्तेमाल बढ़ता चला गया वैसे वैसे यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होता चला गया। साथ ही साथ ट्रांसप्लांटेशन की एक जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो उसके चलते भी ड्रामेटिकली जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना ये आपका प्रोडक्शन वगैरह जो है बढ़ता चला गया। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयरन प्लोशेयर जो है इसका इस्तेमाल से आपका प्रोडक्शन वगैरह ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है, मगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर इलाके में हल से खेती एक ही वक्त पर शुरू हो गई हो ऐसा भी नहीं था। और एक ही बड़े लेवल पर जो है एक ही बड़े आपके एक्सटेंट तक जो है आपका प्लोशेयर का इस्तेमाल कर खेती की जा रही हो ऐसा भी नहीं था। कल्टीवेटर जो आपके सेमी एरिड इलाकों में रहते रहे, जैसे पंजाब का क्षेत्र हो गया, राजस्थान का इलाका हो गया, जहां पे कम बारिश होती है, उन लोगों ने हल से खेती करना 20वीं सेंचुरी तक शुरू नहीं किया था। वो तब तक अपने ट्रेडिशनल मेथड से इस खेती किया करते थे। नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के इलाकों में जो लोग रहा करते थे वो हो की मदद से, यानी कि खुरपी की मदद से जो है खेती किया करते थे, और क्योंकि वो ज्यादा बेटर तरीके से अपने टेरेन को सूट करती थी। अब क्योंकि कुछ जगहों पर आपका हल चलाना शुरू कर दिया गया था और हल की मदद से खेती की जा रही थी और बाकी जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा था, इसके नतीजे में हुआ ये कि भाई कुछ जगहों पर जो है आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहां पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, आपको विकास भी ज्यादा देखने को मिलता है। और वो जगहें जहां पे हल बहुत लेट अडॉप्ट हुआ या फिर जहां पे दूसरे मोड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इस्तेमाल किए जाते थे, वहां पर उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन, उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। चलें, तो ये जो है आपका वो है, ये आपका प्लो है। गेती फावड़ा वाली बात है, गेती फावड़ा और वो हल, गेती हो गई, फावड़ा हो गया, हल हो गया। चले, एक और स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से आप एग्रीकल्चर वगैरह को के प्रोडक्शन को बढ़ाते थे वो ये था कि इरिगेशन वगैरह के लिए वेल्स और टैंक्स का इस्तेमाल किया करते थे, और कई जगहों पे कैनल्स वगैरह का, यानी कि नहर वगैरह जो है उसको भी बनवाया जाता था। इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह जनरली अब एक आदमी के बस की बात नहीं होती थी करवाना। सिंचाई वगैरह के लिए अब आपको चाहे कुआं खुदवाना हो, चाहे बड़ा सा टैंक बनवाना हो, या फिर बड़े लेवल पर नहर का निर्माण करवाना हो, इस तरीके की जो फैसिलिटीज वगैरह हैं इनको बनाने के लिए आपको कम्युनिटी एफर्ट्स की जरूरत पड़ती थी, और या फिर आपको पावरफुल इंडिविजुअल्स जिनके पास में खूब सारा धन या पैसा है उसकी जरूरत पड़ती थी। कई बार राजा ये काम खुद करवाया करते थे, और वो जब इस तरीके की इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन करवाते थे तो इस तरीके की फिर चीजों को या इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस वगैरह को या एक्टिविटीज वगैरह को वो रिकॉर्ड करवाया करते थे, एंड इंस्क्रिप्शंस वगैरह को रिकॉर्ड करवाते थे, और इनकी मदद से फिर जो है एक तरीके से अपना प्रचार करना कह लीजिए, प्रचार प्रसार वगैरह जो है वो करवाया करते थे। हालांकि अब ये जो नई टेक्नोलॉजीज वगैरह थी इनके चलते प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मगर बेनिफिट्स वगैरह जो थे वो अनइवन थे। बेनिफिट्स वगैरह आपके सबको जो है बराबर से नहीं मिल रहे थे। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए थे उनके बीच में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन जो है डेवलप होने लगा था। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में अगर जो कहानियां वगैरह हम पढ़ें तो उसमें हमको ये डिफरेंशिएशन होता हुआ उन लोगों के बीच में जो एग्रीकल्चर वगैरह में लगे हुए हैं साफ साफ समझ में आता है। बौद्धों के जो ट्रेडिशंस हैं उसमें ये बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग थे ये कई
कई कैटेगरीज में डिवाइड होते थे। पहले तो वो लोग थे जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर थे, यानी कि जो मजदूर वर्ग था जो आपका खेतों में काम किया करता था, पहली कैटेगरी उन लोगों की आती थी और ये मेजोरिटी में थे। दूसरा छोटे किसान हुआ करते थे जिनके पास में ठीक ठाक जमीन थी, इतनी भी नहीं कि बहुत ज्यादा वो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर लें, बट इतनी कि उनका ठीक ठाक काम चल जाता था। तीसरा बहुत बड़े आपके जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे, जिनको बाद में फिर आज की तारीख में या फिर अभी बीते हुए 100-200 सालों तक पहले 100-200 साल पहले तक जो है जमींदार बोला जाता था, ये लार्ज लैंड होल्डर्स वगैरह जो है तीसरी कैटेगरी हुआ करती थी। तो तीन तरीके की कैटेगरी के लोग आपको देखने के लिए मिलते थे, तीन कैटेगरी के लोग आपको जो है देखने के लिए मिला करते थे। सबसे पहले आपके लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, दूसरे आपके स्मॉल पीजेंट्स और तीसरे आपके लार्ज लैंड होल्डर्स। अब एक जो टर्म है गहापति, इसका इस्तेमाल जो है पहली टेक्स्ट में ये सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के आपके किसानों को या फिर सेकेंड या थर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं इनको बताने के लिए किया जाता था। स्मॉल पीजेंट्स होगा या फिर लार्ज लैंड होल्डर्स होगा, इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गहापति। याद रखिएगा, पाली भाषा में जो इसका इस्तेमाल होता था, गृहपति नहीं, इसको गहापति बोला जाता है। तो जो आपने को याद रखना है, गहापति। गहापति जो है ये शब्द पहले तो आपका दो कैटेगरीज के लिए इस्तेमाल होता था, जो आपके स्मॉल पीजेंट्स हो गए और लार्ज लैंड होल्डर्स हो गए। बाद में ये जो गहापति शब्द है ये आपके घर का जो हाउस होल्ड का या घर का जो मास्टर है या जो मुखिया है उसके लिए भी इस्तेमाल होने लगा। अब ये जो गहापति था ये घर में आपकी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो स्लेव्स हैं और जो वर्कर्स हैं उन सब के ऊपर जो है एक्सरसाइज कंट्रोल करता था, और ये सब के सब एक कॉमन रेसिडेंस जो है उसको शेयर किया करते थे। ये सारी बातें जो अपने को ध्यान रखनी है। साथ ही आपके रिसोर्सेज वगैरह का भी ओनर हुआ करता था, जैसे कि घर में अगर घर के पास में ये जो घर है, ये कुटुंब जो है इसके पास में अगर कुछ जमीन है तो ये उसका भी ओनर था, कुछ अगर जानवर वगैरह हैं तो उनका भी ओनर था, और इसके अलावा भी अगर कोई और चीज हाउस होल्ड में थी तो ये उसका भी ओनर हुआ करता था। कई बार ये जो टर्म है इट वॉज यूज्ड एज अ मार्कर ऑफ स्टेटस ऑफ मैन बिलोंगिंग टू अर्बन इलीट इंक्लूडिंग वेल्दी मर्चेंट्स। कई बार ये शब्द जो है हम लोग वेल्दी मर्चेंट्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो इलीट्स वगैरह हुआ करते थे उसके लिए भी गहापति शब्द इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, गहापति शब्द किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? छोटे मझौले किसान हो गए और आपका बड़े लैंड होल्डर्स के लिए, बाद में जो आपका हाउस होल्ड का मुखिया है उसके लिए, और बाद में अर्बन इलीट्स वगैरह जो है उनके लिए भी गहापति शब्द का इस्तेमाल आपको होता हुआ समझ में आता है। लार्ज लैंड होल्डर्स एंड विलेज हेडमैन whose position was generally hereditary emerge as powerful figures and they often exercise control over other cultivators। तो ये जो टाइम पीरियड है जिसमें अब हम लोगों को दिख रहा है कि एग्रीकल्चर में लगे हुए लोगों में डिफरेंशिएशन आने लगा है, इस वक्त समाज में एक और बदलाव आपको देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे और साथ ही साथ जो गांव के आपके हेडमैन हुआ करते थे, प्रधान हुआ करते थे, जिनकी पोजीशन जनरली हेरिडेटरी हुआ करती थी, ये गांव में पावरफुल फिगर्स के तौर पर जो है निकल कर आने लगे, इमर्ज होकर आने लगे, और ये जनरली जो है आपका दूसरे जो कल्टीवेटर्स वगैरह थे उनके ऊपर, जो दूसरे आपके छोटे मझौले किसान थे उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल एक्सरसाइज किया करते थे। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो हम लोगों ने जो बात करी वो जनरली नॉर्थ वगैरह में जो स्थितियां थी उसके बारे में करिए। अब हम लोग साउथ के बारे में, साउथ में क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। चले देखते हैं इसे। अब साउथ में क्या परिस्थितियां चल रही थी इस वक्त में, जिस वक्त नॉर्थ में हमने ये सारी बातचीत करी, इसको समझने के लिए जो एक चीज़ हमारे सबसे ज़्यादा काम आती है, या फिर एक जो पर्टिकुलर सोर्स है जिसकी मदद से हम लोगों ने ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है रिकन्स्ट्रक्ट करी है, या फिर जिस पर्टिकुलर सोर्स ने हमारे मदद करी है सबसे ज़्यादा इस हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, वो है तमिल लिटरेचर, जिसको कई बार, या फिर अर्ली तमिल लिटरेचर जिसको कई बार संगम लिटरेचर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, साउथ की हिस्ट्री को रिक्रिएट करने में जो एक पर्टिकुलर सोर्स हमारे सबसे ज़्यादा काम आया है वो कौन सा है? वो है आपका तमिल लिटरेचर, जिसको कई बार हम लोग संगम लिटरेचर भी कहते हैं। अर्ली तमिल लिटरेचर या संगम लिटरेचर के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसको पढ़कर हमको काफ़ी सारी बातें पता चली, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। साउथ में उस वक्त में क्या हो रहा था जब नॉर्थ में ये सारी कहानी चल रही थी, तो हमको पता चलता है कि भाई गांव जो हैं उसमें लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। जो आपके प्रोमिनेंट विलेजेस थे, विलेजेस में प्रोमिनेंटली आपके जो गाँव के लोग थे, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। पहले होते थे लार्ज लैंड ओनर्स, जिस तरीके से आपके नॉर्थ के इलाकों में लार्ज लैंड ओनर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से अपने को पता चलता है कि साउथ में भी उस तरीके के लार्ज लैंड ओनर्स वगैरह हुआ करते थे, और इनको नाम दिया गया था वेलालार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरे होते थे प्लाउमैन। जिस तरीके से अब हमारे पास में लैंडलेस लेबर नॉर्थ के इलाकों में थी, उसी तरीके से साउथ में भी आपके पास में हल चलाने वाले लोग, जिनके पास में ज़मीन तो नहीं थी मगर जो हल चलाने में जो है अपनी माहिरियत रखते थे या फिर पारंगत थे, उनको बोला जाता था उजावर। और तीसरे होते थे स्लेव्स, जिनको बोला जाता था आदिमई। तो ये अपने को पता कहाँ से चलता है कि ये सारी चीज़ थी? ये हमको पता चलता है अर्ली तमिल लिटरेचर
लिटरेचर से, जिसको हम लोग संगम लिटरेचर भी कहते हैं। क्या पता चलता है कि भाई साउथ में प्रोमिनेंटली जो तमिलिकम का इलाका था, उसमें गाँव में जो भी लोग थे उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। कौन कौन सी कैटेगरीज? लार्ज लैंड ओनर्स को वेलालार बोला गया है, जो आपके हल चलाया करते थे प्लाउमैन, इनको बोला गया है उजावर, और जो आपके स्लेव्स हुआ करते थे, जो गुलाम हुआ करते थे, इनको बोला जा रहा है आदिमई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। It's probable that these differences were based on differential access to land and labors and some of the new technologies. Thus control over land was crucial. तो ये जो आपको क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, इसमें अपने को क्या समझ में आता है? जिसके पास अच्छी खासी मात्रा में ज़मीन है उसे वेलालार बोल दिया, जो उस पर सिर्फ हल चलाने का काम करता है उसे प्लाउमैन, और जो सिर्फ स्लेव है उसको आपने आदिमई बोल दिया। ये सारी चीज़ को पढ़कर और भी बाकी सारे जो सपोर्टिंग आपको एविडेंसेस या चीज़ें आपको देखने को मिली हैं तमिल लिटरेचर में या संगम लिटरेचर में, उसके बेसिस पे हिस्टोरियंस का आज की तारीख में ये मानना है कि ये बहुत ज़्यादा संभावना है इस बात की, बहुत हाई चांसेस हैं इस बात के कि ये जो डिफरेंसेस वगैरह थे, ये जो आपका डिफरेंशिएशन या फिर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये शायद आपका डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड के ऊपर बेस्ड था, यानी कि ज़मीन के को लेकर किसका क्या एक्सेस था उसके बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया था। जो ज़मीन का मालिक है उसको कुछ और नाम दे दिया, जो ज़मीन पर सिर्फ काम करेगा उसको कुछ और नाम दे दिया, और जिसको ज़मीन पे काम भी नहीं करना, मतलब उसमें ज़मीन में आपको उपज वगैरह का काम नहीं करना, कटाई करनी है और उसके बाद बाकी सारा जो काम वगैरह है विनोइंग का, थ्रैशिंग का, वो सारी चीज़ें करके जो फाइनली अनाज निकाला जाता है और उसको इकट्ठा किया जाता है, वो सारे काम करने के लिए आपने स्लेव्स को जो है जिम्मेदारी दे दी है। तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ये जो क्लासिफिकेशन है हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये क्लासिफिकेशन आपकी जो डिफरेंशियल एक्सेस है ज़मीन के प्रति उसको, और डिफरेंशियल एक्सेस ऑफ लैंड एंड लेबर उसको, और कुछ हद तक नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आपका जो एक्सेस था उसके बेसिस पे किया जा रहा है। जो ज़्यादा मात्रा में ज़मीन को के ऊपर स्वामित्व रखता है और जिसका लेबर्स वगैरह के ऊपर ठीक ठाक कंट्रोल है, जो ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है लेबर्स वगैरह को आपको मोबिलाइज कर सकता है, उसको आपने एक अलग कैटेगरी में रखा है। जो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा उसको आपने किसी और कैटेगरी में रखा है। प्लस साथ ही साथ जो ज़्यादा मात्रा में नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर पा रहा है उसको भी आपने एक खास तरीके से क्लासीफाई किया, और जो उस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है उसको आपने किसी दूसरी कैटेगरी में क्लासीफाई किया। कुल मिलाकर इस सारी बातचीत से हमको ये समझ में आता है कि नॉर्थ के इलाके की में भी ये चीज़ लागू होती है और साउथ के इलाके में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है विदाउट एक्सेप्शन, कि भाई ज़मीन के ऊपर कंट्रोल जो है वो बड़ा क्रूशियल हुआ करता था। ये जो आज भी हमारे यहाँ कल्चर है, अब कहना अच्छी बात नहीं लगती है मगर फिर भी ये कल्चर तो है हमारे यहाँ की, ज़रा सी ज़मीन के ऊपर मर्डर्स हो जाते हैं, ज़रा सी ज़मीन के ऊपर जो है लड़ाई झगड़े और मारकाट हो जाती है, परिवार में खूनी रंजिशें हो जाती हैं ज़रा सी ज़मीन के ऊपर। इसके पीछे की वजह कुछ हद तक वो ज़मीन के ऊपर स्वामित्व ना होकर एक माइंडसेट की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़मीन, जोर ज़मीन और सारी चीज़ों का जो कंसेप्ट आपका चलता है उसमें जो ज़मीन के ऊपर इतना एम्फेसिस दिया गया है हमेशा से, क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह का यही मोड रहा है हमेशा से, आदिकाल से फैक्ट्रीज़ या बाकी सारी चीज़ों के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन उतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे या उतने प्रॉफिटेबल नहीं होते थे। तो ज़मीन के ऊपर हमेशा से बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया और उसी के चलते जिस तरीके से जाति व्यवस्था ने हिंदुस्तान को जकड़ा, उसी तरह से कहीं ना कहीं ज़मीन के ऊपर आपका स्वामित्व है या नहीं है, और अगर ज़मीन के ऊपर स्वामित्व है तो कितना है, किस एक्सटेंट तक है, आपको अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़नी है, ये सारी बातें जो है दिमाग में उतारी गई हैं। बाकायदा दुर्योधन और पांडवों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें महाभारत में अपने को ये चीज़ देखने को भी मिलती है कि दुर्योधन से जब आधे राज्य की जगह पे 5 गांव की मांग की जाती है तो भाई इस मूड में आ जाता है कि मैं तो सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा। अब इस लेवल तक का जो एटीट्यूड दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर भी जो है कुल मिलाकर लड़ाई झगड़ा जो है ज़मीन को लेकर ही हो रहा है। महाभारत में इतना बड़ा जो नाटक हो गया, अब ठीक है वो कैसे क्या शुरू हुआ, मगर अल्टीमेटली राज्य को लेकर या सत्ता को लेकर या सिंहासन को लेकर या फिर यूँ बोलूँ कि ज़मीन को लेकर ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये बात समझ में आती है कि ज़मीन के ऊपर जो कंट्रोल था वो बहुत क्रूशियल था, और अगर आपका ज़मीन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिस्थिति आपकी अच्छी नहीं मानी जाती थी, या समाज में फिर आप एकदम हाई लेवल में क्लासीफाई नहीं होते थे। और अगर ज़मीन के ऊपर कंट्रोल है मगर ज़्यादा मात्रा में आपके पास में ज़मीन नहीं है तो भी फिर जो है आपके क्लासिफिकेशन में डिफरेंस में दिक्कतें आती थी। अब ये दोनों बातों के चलते कि जो माइंडसेट बना हुआ था कि भाई हमें जितना हो सके उतनी ज़्यादा मात्रा में ज़मीन के ऊपर एक्सेस रखना है, ये बात जो है फिर बहुत ज़्यादा वक्त के साथ में बढ़ती चली गई, और इसलिए आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो ज़मीन को लेकर इतने इशूज़ और कन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। उस ज़माने में भी ये बात थी कि सामाजिक परिस्थितियाँ आपकी कैसी क्या रहेंगी, समाज में आपको किस लेवल पर क्लासीफाई किया जाएगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ज़मीन के ऊपर कंट्रोल रहे। क्रूशियल
ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था और लैंड के ऊपर कंट्रोल क्रूशियल हमेशा से माना जाता था फ्रॉम अर्ली से। अब यहाँ जो ये तो हमने साउथ तक की बात कर ली, अब इसके आगे हमको जो अगला टॉपिक देखना है वो है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलीट्स। लैंड ग्रांट्स का मतलब होता है ज़मीन का दान करना या फिर ज़मीन जो है ग्रांट में दे देना। कई बार इसको हम लोग हिंदी में भूदान भी बोलते हैं, यानी कि ज़मीन जो है उसको हम लोग हिंदी में या फिर संस्कृत के लिए संस्कृत में जो ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है वो है भू, और उसका दान कर रहे हो तो आप भूदान इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हो। तो ज़मीन का जो दान है या जो ग्रांट्स किए जा रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। और जो नए रूरल इलीट्स निकल कर आए समाज में वक्त के साथ में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप कह सकते हैं जो गाँव वगैरह के क्षेत्र में जो आपकी अपर क्लास या इलीट क्लास निकल कर आई, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। From early centuries of Common Era, we find grants of land being made, of which were recorded in inscriptions. Some inscriptions were in stones, but most were on copper plates. They were given as record of the transactions to those who received land. Generally, the grants were to religious institutions and Brahmins. अब शुरुआती सेंचुरियों से ही, जब से हम लोगों को आदिकाल से इतिहास के बारे में जानकारी है, खासतौर पे 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बाद से जब हम लोगों को इतिहास वगैरह के बारे में ठीक ठाक जानकारी है, उस टाइम पीरियड से ही अपने को देखने को मिलता है कि ज़मीन के ग्रांट्स जो हैं हमेशा से दिए जाते रहे हैं। और इसमें से कई सारे जो हैं आपके इंस्क्रिप्शंस पर या फिर शिलालेखों पर रिकॉर्ड किए गए। तो ये बात याद रखिएगा, ज़मीन का जो दान है वो ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी राजा ने या किसी आपके बड़े आदमी ने शुरू करवाया था, ऐसा नहीं था। ये कब से शुरू हुआ इसके बारे में भाई एक एग्जैक्ट डेट नहीं दी जा सकती, मगर आदिकाल से जब से हमारे पास में रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, हमको ज़मीनों के दान करने की जो ये प्रोसेस या प्रक्रिया है देखने को मिलती है। बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिलती रही होगी, एक पर्टिकुलर वक्त में जाके बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन का दान किया जाने लगा, या प्रोमिनेंटली भूदान जो है वो एक बड़ा दान माना जाने लगा। वो सब अपनी जगह ठीक है, मगर ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज़मीन का दान जो है वो शुरुआती वक्त से, आदिकाल से, जब से इंसान सभ्यता में आया है और उसके बाद से उसने अपना इतिहास रिकॉर्ड करना शुरू किया, या जितने इतिहास का हमारे पास में नॉलेज है, जानकारी है, तब से हमको ज़मीन का दान जो है होता हुआ समझ में आता है। तो शुरुआती वक्त से ही, कॉमन एरा के शुरुआती सेंचुरी से ही ज़मीन का जो दान है वो दिया जाता रहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कई बार ये जो ज़मीन जो ग्रांट में दी जाती थी, ये जो लैंड ग्रांट या ज़मीन का दान किया जाता था, इसको बाकायदा इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किया जाता था। आप या फिर शिलालेखों में जो है रिकॉर्ड किया जाता था, इंस्क्रिप्शंस वगैरह इसके बना के रखे जाते थे। अब कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वो पत्थरों के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपका पत्थरों के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते थे, मगर ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ताम्र पत्रों के ऊपर या फिर कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता था। यहाँ से एक MCQ बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी आपके CUET और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि आपके जो इंस्क्रिप्शंस हैं लैंड ग्रांट के या ज़मीन वगैरह के दान के या भूदान के, जो आपके इंस्क्रिप्शंस हैं वो सारे के सारे क्या पत्थर के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते थे, ट्रू या फॉल्स है? तो याद रखना है कि ये गलत है। यहीं से एक और सवाल बनता है कि आपका जो लैंड ग्रांट है, जो ज़मीन का दान वगैरह किया जा रहा है, वो सारा का सारा क्या सिर्फ आपका कॉपर की प्लेट्स के ऊपर जो है उसको जो है मतलब रिकॉर्ड किया जा रहा है? क्या ये सही है, गलत है? वो भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कि कुछ आपके जो है शिलालेख पत्थरों के ऊपर, कुछ आपके लैंड ग्रांट्स वगैरह के इंस्क्रिप्शन जो है पत्थरों के ऊपर कुछ जो है वो आपके प्लॉट किए जा रहे हैं, क्या ये सही है? तो हाँ, ये बात सही है। और ज़्यादातर, मैं सारे के सारे नहीं, मगर ज़्यादातर आपके जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये ताम्र पत्रों के ऊपर लिखे जाते थे या फिर इनको रिकॉर्ड किया जाता था लैंड ग्रांट्स वगैरह कि क्या ये सच है? तो ये भी सच है। तो ये याद रखना है अपने को कि कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं आपकी ज़मीन के दान के, इनको पत्थरों के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता था, मगर मैक्सिमम जो है वो कॉपर प्लेट्स वगैरह के ऊपर रिकॉर्ड होते थे। तो ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। इंस्क्रिप्शन स्टोन्स पे भी गए हैं, कॉपर प्लेट्स पे भी गए हैं, मगर ज़्यादातर या मेजॉरिटी आपके जो ज़मीन के दान के इंस्क्रिप्शंस हैं वो कॉपर प्लेट पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। दे वर गिवन एज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन टू दोज हु रिसीव्ड लैंड्स। अब ये आपका जो इंस्क्रिप्शन है, ये ज़मीन के दान का जो ये हिसाब किताब है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसको कि पत्थर के ऊपर किया जाए या फिर आपके कॉपर की प्लेट्स के ऊपर, ताम्रपत्र के ऊपर किया जाए, इनको बेसिकली रखा जाता था। एक तो राजा अपने पास भी रखवा लेता था कई बार, एक दूसरा यह है कि इसकी अगर एक कॉपी बनाई जाती थी तो इसको जो है, जिस व्यक्ति को ज़मीन ग्रांट की जा रही है उसको ट्रांजैक्शन वगैरह जो हुआ है उसके रिकॉर्ड के रूप में दिया जाता था। अब राजा ने बोल दिया कि भाई जाओ, तुम्हें इतने से इतने इलाके की ज़मीन दी, तो उससे काम नहीं बनेगा ना, वो आदमी वहाँ पहुँचेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि राजा उसके पहले सबको व्हाट्सएप करके या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बता देगा कि भाई को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक
की ज़मीन दे दी है दान में, तो तुम लोग भाई इसको यहाँ पे परेशान मत करना। ऐसा तो होता नहीं था पुराने ज़माने में। अब सामने वाले को राजा ने बोल दिया खुशी खुशी कि जाओ भाई वो उस इलाके की ज़मीन या जंगल वंगल तुम्हारा हुआ। अब भाई वहाँ पे पहुंचा और उसने बोला कि राजा ने ऐसा ऐसा बोला है, तो वो लोग बोलेंगे हम कैसे मान लें राजा ने कहा है और हम कैसे तुम्हें ज़मीन दे दें। तो इस बात का हिसाब किताब रखने के लिए कि भाई उसको कोई परेशान ना करे, उसकी जो रिट है वो बनी रहे, राजा का जो है आदेश वगैरह का पालन किया जाए, और जिस आदमी को ज़मीन का दान दिया गया है, जिस इलाके में ज़मीन का दान दिया गया, वहाँ के लोग उसको सताएं ना, परेशान ना करें, राजा के आदेश का पालन करें और जितना ज़मीन उसको दी गई है उतनी ज़मीन से हट जाएं, अपना दावा छोड़ दें, वहाँ पे किसी तरीके की कोई एक्टिविटी वगैरह ना करें। इन सारी बातों को इंश्योर करने के लिए, और इनफैक्ट राजा की अथॉरिटी भी उस व्यक्ति को फिर बाद में परेशान ना करें, इन सब बातों को इंश्योर करने के लिए एक ताम्र पत्र के ऊपर जो है राजा अपना पूरा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड वगैरह बनाकर देता था। एक बार उसने खुशी खुशी बोल दिया कि जाओ इतनी ज़मीन मैंने दे दी, तो उतने भर से काम नहीं चलता था। उसके बाद में राजा बाकायदा जो है फिर इसको रिकॉर्ड भी करता था। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता था ताम्र पत्रों के ऊपर, या फिर कॉपर इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, या फिर आपका स्टोन इंस्क्रिप्शंस को स्टोन के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता था इनको, और उसके बाद में जो है आपको ये चीज़ दी जाती थी ताकि आप इसका रिकॉर्ड वगैरह रख सको। तो ये याद रखना है कि जनरली इसको जो है एक ये जो आपका इंस्क्रिप्शंस हैं, चाहे कॉपर प्लेट के रूप में हो चाहे स्टोन प्लेट के रूप में हो, इसको रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाता था जिसको ज़मीन वगैरह का दान किया जा रहा है। एक बात और याद रखनी है कि अब ऐसा भी नहीं है कि राजा राह चलते हर किसी को आपकी ज़मीन वगैरह अलॉट कर रहा हो कि तुमने नीले कलर की पैंट और आपका लाल कलर की शर्ट पहन रखी है तो जाओ तुम्हें 100 एकड़ ज़मीन दी, तुम्हारी खतरनाक हेयर स्टाइल या फैशन पे हम फिदा होगा। ऐसा तो हो नहीं रहा था। अब ज़मीन अगर दी जाती थी तो ज़मीन का दान कोई छोटा मोटा दान नहीं माना जाता था। कन्यादान के बाद में सबसे बड़ा दान जो है शायद ज़मीन के दान को माना गया है। तो ज़मीन का दान अब हर किसी अरे गहरे को ऐसा मिल भी नहीं जाता था। ज़मीन का दान देने के लिए बाकायदा आपकी कुछ एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स था कि इन्हीं लोगों को जनरली आपको ज़मीन का दान देना है। तो बस वही अपने को भी देखना है कि जनरली जो ज़मीन के ग्रांट या ज़मीन के जो दान दिए जाते थे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे और ब्राह्मणों को दिए जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में कोई मठ भी आ सकता है, कोई मंदिर भी आ सकता है, कोई बौद्ध विहार भी आ सकता है, कोई आपकी कोई इस तरीके की रिलीजियस यूनिवर्सिटी वगैरह भी आ सकती है। इन लोगों को एक तो आपने ज़मीन का ग्रांट दिया था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, और दूसरा ब्राह्मणों को जो है आपने ये ज़मीन का ग्रांट दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है जी। याद रखिएगा, लैंड का ग्रांट हर किसी राह चलते को नहीं दे दिया जाता था। लैंड का ग्रांट जनरली दो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरली दो लोगों को दिया जाता था। या तो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है जी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फिर ब्राह्मण। हालांकि बौद्ध भिक्षुओं को भी दिया जाता था मगर प्रोमिनेंटली ब्राह्मण्स को दिया जाता था, इसलिए इनका जिक्र आपको देखने को मिलता है। ब्राह्मण्स हो गए और दूसरे आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए। दो लोगों को या दो तरीके की संस्थाओं को जो है ये आपके ज़मीन के दान जनरली प्रोमिनेंटली दिया जाते थे। अब एक्सेप्शंस होते हैं इधर उधर कि आपने किसी और को भी दे दिया, मगर वो इक्का दुक्का एक्सेप्शंस पर हम बात नहीं करेंगे। जनरल ट्रेंड आपको ये देखने को मिलता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फिर ब्राह्मण जो हैं इनको ज़मीनों का ग्रांट दिया जाता है। अब जिस तरीके अब ये जो पत्थरों के ऊपर जब इनको उकेरा जाता था तो फिर बाकायदा जो है इस तरीके से लिखकर इसको तैयार किया जाता था। अब ये राजा ने अपने कुछ सिंबल वगैरह बना के बताए होंगे कि कहाँ से कहाँ तक की ज़मीन है, और उसके बाद में इस पूरी चीज़ को रिकॉर्ड करवाया है इसने ब्राह्मी लिपि में। पूरी की पूरी चीज़ जो है इसको रिकॉर्ड वगैरह करवाया गया है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ज़मीन वगैरह दी जाएगी और ये और वो पूरा। अब ये स्टोन के ऊपर बना हुआ इंस्क्रिप्शन जो है ये आपके काम आएगा और इसकी मदद से फिर जो है वो अपना ये जो रिकॉर्ड है ज़मीन का वो रख सकता है, और आगे फिर उसकी पीढ़ियाँ भी इसको प्रिजर्व करके रखती हैं ताकि फिर उनके दावे के ऊपर या उनके स्वामित्व के ऊपर कोई दावा ना ठोक दे। चलें, ये जो है आपका एक और देख लीजिए, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर फिर से ज़मीन के ग्रांट का जो है कुछ जिक्र वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से भी जो ताम्र पत्र है जिसमें ज़मीन के इंस्क्रिप्शन का जिक्र आपको देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से है। ताम्र पत्र जनरली अब इसमें देखिए यहाँ पर साइड में एक छेद है और इन सबको जो है फिर एक कनेक्ट किया गया है एक छोटी सी रॉड की मदद से। ताम्र पत्र जनरली इस तरीके से रेक्टेंगुलर होता था और इसमें एक तरफ जो है ये छेद किया जाता था। अब इसके ऊपर जो भी आपको हिसाब किताब या जो भी अपना ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड करना है आपने इस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया, ये लिखा हुआ आपको दिख भी रहा है। और ये जो छेद है यहाँ पर इस पर्टिकुलर, अब हर एक ताम्र पत्र में इस तरीके से छेद करके सबको एक साथ उस पर्टिकुलर छेद के अलॉन्ग रखा जाता था। अब जनरली धागा वगैरह बांधने से शायद काम नहीं चलता होगा तो इन्होंने इस तरीके से एक मेटल की छोटी सी रॉड डालकर जो है इसको बंद कर रखा है। इस तरीके के आपके ताम्र पत्रों का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, पत्थर के ऊपर ये सारी चीजें उकेरने की अपेक्षा ताम्र पत्र के ऊपर उकेरना शायद ज्यादा आसान लगा होगा, तो इसलिए ताम्र पत्रों के ऊपर इसके परमानेंट रिकॉर्ड आपको प्रोमिनेंटली ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं।
एक इंपॉर्टेंट बात जो अपने को ध्यान रखनी है कि लैंड इंस्क्रिप्शन के 7वीं शताब्दी तक जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह देखने को मिले हैं वो मैक्सिमम संस्कृत में थे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। आप में से कई लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये भाषा तो कोई एलियन वेलियन लैंग्वेज लग रही है, ये संस्कृत तो लग नहीं रही देखने में, तो मेरा, या फिर ये संस्कृत तो लग नहीं रही। मेरा जवाब ये रहेगा कि भैया लिपि दूसरी हो सकती है मगर भाषा जो है उसको कई सारी लिपियों में लिखा जा सकता है। जैसे तुर्की भाषा की बात कर ली जाए तो तुर्की को अरबिक में भी लिख सकते हैं, वो जो उर्दू जिस तरह से लिखी जाती है, अरबी फारसी के जो खत होते हैं, अरबी फारसी की जो स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट में भी तुर्की भाषा को लिखा जा सकता है। और आज की तारीख में तुर्की भाषा को रोमन लैंग्वेज में भी, रोमन लिपि का इस्तेमाल कर रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर भी लिखा जा रहा है। तो अपने को ये याद रखना है कि लिपि जो है उसका भाषा से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता। एक भाषा कई सारी लिपियों में लिखी जा सकती है। अब जैसे एक शब्द है, मैं आपको लिख के ही बताता हूँ। एक शब्द है तन्नी, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब ये जो तन्नी शब्द है इसको लिखने के लिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने आपका रोमन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया है और उसमें मुझे कितने अक्षर लग गए, 1 2 3 4 5। ये 5 अक्षरों का इस्तेमाल कर मैंने एक शब्द लिखा है तन्नी। अब इसी शब्द को मैंने हिंदी में लिखा है 3 अक्षरों का इस्तेमाल कर और एक मात्रा लगाकर, ता आधा ना में बड़ी की मात्रा। अब मजे की बात यह है कि ये जो तन्नी शब्द है ना तो वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना वो हिंदी भाषा का शब्द है, ये तमिल भाषा का शब्द है। तमिल में पानी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है तन्नी। ठीक है जी। मगर अब बात यह है कि कायदे से मैंने क्या लिखा है, तमिल भाषा का शब्द लिखा है या फिर तमिल लिखी है। मगर लिखने के लिए मैंने कौन से आपकी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, मैंने इस्तेमाल किया है आपकी ये जो स्क्रिप्ट है इसका नाम है रोमन स्क्रिप्ट। इसी तरीके से नीचे मैंने जो शब्द लिखा है वो भी तमिल भाषा का शब्द है या तमिल लिखी है। मगर लिखने के लिए मैंने लिपि कौन सी इस्तेमाल करी है, देवनागरी। तो लिपि कोई सी भी इस्तेमाल हो सकती है मगर भाषा को कई सारी लिपियों में लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा इस बात को। उसी तरीके से अब अगर ये संस्कृत में है तो लिपि भले ये लोग ये कोई दूसरी इस्तेमाल कर रहे होंगे, स्क्रिप्ट इन्होंने भले कोई दूसरी इस्तेमाल करी है मगर भाषा जो है वो संस्कृत है। हालांकि ये बात 7वीं शताब्दी तक के लिए ही सही है। 7वीं शताब्दी के पहले के जो इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें से आपको मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो हैं वो संस्कृत में देखने के लिए मिलते हैं। 7वीं शताब्दी के आसपास से जब आप देखना शुरू करते हो तो फिर आपको ये पता चलता है फ्रॉम 7th century onwards पार्ट्स ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत एंड रेस्ट वर इन लोकल लैंग्वेज लाइक तमिल और तेलुगु। तो 7वीं शताब्दी के आसपास से 7th century onwards से आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है कि भाई इसके सिर्फ कुछ हिस्से जो हैं वो संस्कृत में देखने को मिलते हैं और बाकी सारी जो लोकल लैंग्वेज में जो है आपकी तमिल हो गई या तेलुगु हो गई उसमें जो है फिर पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, आज भी इस चीज़ को हम लोग पालन करते हैं। आप लोगों के घर पे कभी शादी के कार्ड आते होंगे तो देखिएगा उसमें ऊपर की तरफ में संस्कृत भाषा में एक श्लोक लिखा रहता है। अब मुझे कोई श्लोक अभी ध्यान नहीं आ रहा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, इस तरीके के कुछ श्लोक्स वगैरह जो है वो लिखे रहते हैं। तो वो पहली 2 लाइनों में आपने श्लोक लिख दिया, गणेश जी की एक तस्वीर बना दी वगैरह वगैरह, और उसके बाद में फिर पूरा जो हिसाब किताब है, अगर आप हिंदी हार्टलैंड में रहते हो तो फिर वो पूरा जो आपका कार्ड है वो हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप बंगाल से आते हो तो यही आपको जो कार्ड है वो बंगाली में देखने को मिलेगा या बांग्ला भाषा में देखने को मिलेगा। अब अगर आप तमिल तेलुगु या किसी और रीजन से आते हो तो फिर उसका वो उस पर्टिकुलर भाषा में देखने को मिलेगा, और अगर कई लोग इंग्लिश में भी लिखवाते हैं। तो पॉइंट ये है कि जिस तरीके से अब आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि संस्कृत में एक का जो एक श्लोक है उसकी 2 लाइनें आपने लिख दी, एक तो संस्कृत अपनी एक भाषा हो गई और उसके बाद में अपनी जो भी नेटिव मदर टंग है उसमें आपने सारी बातें लिख दी। इसी तरीके की जो राम कथा है, इसी तरीके की जो कुछ कहानी है आपको 7th century के आसपास से देखने को मिलती है। 7वीं शताब्दी के पहले क्या हो रहा था, चाहे ताम्र पत्रों पे लिखवा लो चाहे आप पत्थरों के ऊपर लिखवा लो इंस्क्रिप्शंस वगैरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये सारे के सारे जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं ये पूरे के पूरे संस्कृत में लिखे जाते थे 7वीं शताब्दी के पहले तक। 7th century से क्या होना शुरू हुआ, 7वीं शताब्दी से अपने को क्या देखने को मिला है, 7वीं शताब्दी से अपने को यह देखने को मिला है कि इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो भी हैं, जो भी आपके लैंड ग्रांट्स वगैरह के इंस्क्रिप्शंस बनाए जा रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा तो आपको संस्कृत भाषा में देखने के लिए मिलता है। 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन या 1 श्लोक 2 श्लोक आपने या शुरुआत में या एंड में जो है संस्कृत में लिख, मगर बाकी का जो आपका कंटेंट वगैरह है वो आपको जनरली किस भाषा में देखने को मिलता है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको ये सारा का सारा कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको अपने को ध्यान रखना है, इस बात को अपने को जो है जहन में उतार के रखना है कि 7वीं शताब्दी तक जो भी आपके लैंड ग्रांट्स वगैरह दिए गए, जो भी आपके ज़मीन वगैरह के दान किए गए 7th century के पहले तक, उसमें जनरली संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था। संस्कृत भाषा जो है इंटायरिटी में इस्तेमाल होती थी। ठीक है जी।
संस्कृत जो है वो इंटायरिटी में इस्तेमाल होती थी, मगर उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलता है, बिफोर ये सारी की सारी बातचीत है बिफोर 7th सेंचुरी कॉमन एरा, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ्रॉम ये आपको क्या क्या पता चलता है कि एक पार्ट जो है तो ये अपने को याद रखना है, 7वीं शताब्दी के पहले तक जो आपको इंस्क्रिप्शंस वगैरह देखने को मिल रहे थे वो सारे के सारे इंटायरिटी में संस्कृत में लिखे जाते थे, मगर 7वीं शताब्दी कॉमन एरा के ऑनवर्ड से आपको फ्रॉम 7th सेंचुरी, या फिर यूँ बोलूँ कि ऑनवर्ड्स 7th सेंचुरी आपको क्या देखने को मिलता है, उस तब से हमको ये देखने को मिलता है कि उसका जो एक हिस्सा है, उसका जो एक पार्ट है वो संस्कृत में लिखा गया है और रेस्ट जो है वो लोकल लैंग्वेज में लिखकर अपना तैयार किया गया। तो ये अपने को कुछ याद रखने वाली बात है, ये अपने को कुछ ध्यान रखने वाली बात है, इसको अपने जहन में अपने को रखना है। चले अगला देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमको प्रभावती की कहानी पढ़नी है, स्टोरी ऑफ प्रभावती, या फिर यूँ बोलूँगी प्रभावती गुप्ता जो है इनकी कहानी हमको देखनी है। चलें देखते हैं। प्रभावती गुप्ता was daughter of Chandragupta II, 375 to 415 common era. She was married to family of Vaktakas, ruler of Deccan. According to Sanskrit legal text, women did not had independent access to resources like land, but inscriptions about Prabhavati tells that she had access to land that she later granted. This tells two things: she was queen, therefore was an exception, or application of legal text was not uniform everywhere. आप प्रभावती की कहानी हमको पढ़नी है, प्रभावती गुप्ता की कहानी से हमको काफ़ी सारी बातों के बारे में पता चलेगा, तो एक एक करके देखते हैं। प्रभावती गुप्ता, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि थी कौन। तो प्रभावती गुप्ता जो हैं वो आपके जो गुप्ता रूलर हुए थे चंद्रगुप्त II, जिनको कई बार हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी बेटी थी। इनफैक्ट समुद्रगुप्त के बाद में अगर शायद सबसे फेमस रूलर गुप्ता डायनेस्टी में कोई रहे हैं तो वो चंद्रगुप्त II ही रहे। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त II जो हैं, जो आपके गुप्ता रूलर हुआ करते थे, उनकी डॉटर हुआ करती थी प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता उनकी बेटी थी। अब इनकी शादी जो है दक्कन के इलाके में वाकटका रूलर्स हुआ करते थे, उनकी रॉयल फैमिली में हुई थी। मतलब आपकी एक तो प्रिंसेस थी और दूसरा जो आपकी रॉयल फैमिली है उसमें उनकी शादी हुई। ठीक है। अब संस्कृत के टेक्स्ट के अनुसार अगर हम लोग चलें, संस्कृत के जो आपके लीगल टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और इस तरीके के जितने भी आपके लीगल टेक्स्ट वगैरह मिलते हैं, जिसमें हमको ये पता चलता है कि किसके पास में जो है प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, किसके पास में प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है। जब हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि महिलाएं जो हैं, वुमेन डिड नॉट हैड इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक लैंड। महिलाओं को ज़मीन वगैरह जो हैं या इस तरीके के जो आपके रिसोर्सेज हैं, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट एक्सेस या फिर कंट्रोल नहीं दिया जाता था, स्वामित्व नहीं दिया जाता था। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पीरियड में जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स क्या था, ज़मीन हो गई, जायदाद हो गई, इस तरीके की चीज़ें वगैरह या इनके स्वामित्व की बात आती थी, तो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर एक्सेस या फिर इस तरीके की चीज़ों का जो स्वामित्व है वो किसको दिया जाता था, वो पुरुष को दिया जाता था, वो महिलाओं को नहीं दिया जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रभावती गुप्ता की कहानी अपने को ये बात ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद करेगी कि संस्कृत टेक्स्ट के अनुसार अगर आप जो लिखा हुआ है उसके अनुसार चलो तो महिलाओं को किसी भी तरीके से कोई ज़मीन जायदाद वगैरह के ऊपर स्वामित्व नहीं दिया जाता था। उसके बेटे को जो है उसके ऊपर हक दिया जाता था, उसके पति को दिया जाता था, उसके पिता को दिया जाता था, उसके भाई को दिया जाता था, बट ज़मीन के ऊपर, जायदाद के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर या इस तरीके के रिसोर्सेज वगैरह जो हैं इनके ऊपर महिलाओं को कोई इंडिपेंडेंट एक्सेस, अपना खुद का जो स्वामित्व है वो नहीं दिया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये अपने को ध्यान रखनी है, पहली चीज़। मगर जो प्रभावती गुप्ता के इंस्क्रिप्शंस हमको देखने को मिले हैं उससे हमको एक बात पता चली है कि प्रभावती गुप्ता ने बाकायदा अपने नाम से जो है उन ज़मीनों को ग्रांट किया है। अब अगर मैं कोई चीज़ किसी को ग्रांट कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि भाई मैं उसका स्वामी हूँ और मैं ये अगर घोषणा कर रहा हूँ कि मैं सो एंड सो इस तारीख से जो मेरी ये जो ज़मीन का इलाका है वो इस व्यक्ति को जो है दान में दे रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि उस तारीख के पहले, जिस दिन मैंने उसको दान में दिया था, उसके पहले तो वो ज़मीन मेरी थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक महिला या फिर एक लेडी जो है
है वो अपनी तरफ से ज़मीन वगैरह ग्रांट कर रही है, और ये हमको पता चल रहा है बाकायदा उसके इंस्क्रिप्शंस वगैरह को देखकर, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभावती गुप्ता जी जो हैं, मैडम प्रभावती गुप्ता जो हैं, उन्होंने ज़मीन वगैरह दान करी है अपने नाम से। वो बाकायदा औरत जो, वो महिला जो है वो या स्त्री वो जो है वो दान कर रही है। मगर यहाँ पे फिर इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि एक तरफ तो आपको ये देखने को मिलता है कि प्रभावती गुप्ता जो है वो उसके पास वो बाकायदा जो है ज़मीन वगैरह ग्रांट कर रही है और बाकी सारी चीज़ें हैं, यानी कि इसका मतलब उसके पास में ज़मीन का एक्सेस था या ज़मीन के ऊपर उसका कंट्रोल था या स्वामित्व वगैरह था। मगर एक तरफ आपका ये संस्कृत के जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र हैं और जो आपके लीगल टेक्स्ट हैं मनुस्मृति वगैरह, उसमें ये देखने को मिलता है कि महिलाओं के पास में इंडिपेंडेंटली जो है एक्सेस हो ही नहीं सकता रिसोर्सेज वगैरह का। अब दो बड़ी कंट्राडिक्टिंग या कंफ्लिक्टिंग चीज़ें सामने आ गई। एक तरफ आपका संस्कृत के लिखे हुए लीगल डॉक्यूमेंट जो बोलते हैं कि महिलाओं का किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी के ऊपर हक नहीं होता, स्वामित्व नहीं होता, और एक तरफ आपके पास में प्रभावती गुप्ता के लिखे हुए ताम्रपत्र या प्रभावती गुप्ता ने जो ज़मीनों के दान दिए थे उन सारे ज़मीनों के दानों को रिकॉर्ड करने के लिए जो ताम्रपत्र या जो इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रानी प्रभावती गुप्ता ने अपनी ज़मीन फलाने फलाने ब्राह्मण को या फिर फलाने फलाने मंदिर को या मठ को जो है दान कर दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि दो चीज़ें ये कैसे एक ही वक्त पर जो है एक्सेस कर सकती हैं या एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक तरफ एक ऐसा समाज जो इन सारे धर्म शास्त्रों को सूत्रों को मानता है, और एक तरफ वो महिला जो उन सारे नियम कायदों के खिलाफ जाके काम कर रही है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, अपने को ध्यान रखना है। संस्कृत के टेक्स्ट क्या बोलते हैं, महिलाओं के पास जो है इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक लैंड नहीं हो सकता। मगर प्रभावती गुप्ता जो आपके चंद्रगुप्त II की डॉटर थी और जिनकी शादी वाकटकास के जो दक्कन के रूलर थे उनके यहाँ हुई थी, उनके क्या इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है। आपको उनके इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि उनके पास में ज़मीन वगैरह जो उन्होंने जो भी ज़मीन वगैरह उनके एक्सेस में थी, उनके स्वामित्व में थी, उसको वो बाकायदा ग्रांट किया करती थी, दान में दिया करती थी। यहाँ से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि प्रभावती गुप्ता क्योंकि एक रानी थी, क्योंकि वो क्वीन थी, इसलिए वो शायद एक एक्सेप्शन रही होंगी, उनके ऊपर एक बात लागू नहीं होती रही होगी। क्यों? क्योंकि वो एक क्वीन थी, रानी है, तो फिर उनके ऊपर ये सारी बातें लागू नहीं होती, सारे नियम कायदे जो हैं फिर एक तरफ रख दिए जाते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि शायद ये जो आपका टेक्स्ट वगैरह है जो संस्कृत में लिखा हुआ लीगल टेक्स्ट है वो एक जनरल टेक्स्ट था और उसकी हर बात को पत्थर की लकीर की तरह नहीं माना जाता था। या फिर ये हो सकता है कि इसका जो एप्लीकेशन होगा वो शायद पूरे देश में या फिर हर एक जो क्षेत्र है इंडिया का उसमें यूनिफॉर्म नहीं था। इंटरेस्टिंग बात है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रभावती गुप्ता की कहानी से क्या समझ में आता है? पहली बात तो ये कि शायद वो रानी थी क्योंकि वो क्वीन थी। एक तो वो राजकुमारी रही चंद्रगुप्त II की जब तक बेटी थी तब तक, और उसके बाद में वाकटका रूलर्स के यहाँ उनको ब्याह दिया गया, उनकी शादी कर दी गई, तो फिर उसके बाद में वो रानी बनी। तो क्योंकि वो पूरे टाइम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती नहीं, वो हाई स्टेटस एंजॉय करती नहीं, तो ये सारी की सारी बातें उनके ऊपर लागू ही नहीं होती थी और वो एक्सेप्शन थी। पहली बात तो हम लोग ये मान सकते हैं, एक्सेप्शन की कहानी। ठीक है जी। दूसरा ये हो सकता है कि शायद ये जो संस्कृत का लीगल टेक्स्ट या लीगल डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी बातें वगैरह लिखी गई हैं ये सारी की सारी बातें यूनिफॉर्मली जो है पूरे देश में लागू नहीं होती रही होंगी, पूरे देश में ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती रही होंगी। एक तो ये हो सकता है कि ये जनरल टेक्स्ट था, कहीं पे कोई शायद इनको पूरी तरह पत्थर की लकीर की तरह मानता हो, शायद कोई ना मानता हो, जिसको जितनी बात सूट करती रही होगी वो उतना ही मान लेता होगा, और लोगों को ये शायद एक्सेप्टेबल भी था कि जितना ठीक लगे उतना ही मानो, उसके आगे नहीं मानना। एक चीज़ ये हो सकती है कि आपका इस पर्टिकुलर चीज, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र या इस तरीके के जो लीगल टेक्स्ट वगैरह हैं इनको यूनिफॉर्मली अप्लाई भी नहीं किया जाता हो हर जगह पे। किसी जगह पे इनका आपका एप्लीकेशन शायद आपको स्ट्रिक्ट देखने को मिलता होगा और किसी जगह पे आपको शायद इसका एप्लीकेशन उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट देखने को नहीं मिलता रहा होगा। इस तरीके की कथा भी जो है चल रही होगी, तो इसके चलते भी शायद ये भी चीज़ जो है हो सकती है। खैर जो भी हो, प्रभावती गुप्ता की कहानी से एक बात समझ में आती है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में लिखी हुई हर एक बात शब्दता या फिर यूं बोलूं कि वर्ड बाय वर्ड वर्बिटम जो है फॉलो नहीं होती थी। ये आप वर्ड बाय वर्ड फॉलो नहीं होती थी, एंड इसमें भी जो है आपको काफ़ी सारे लूप होल्स कह लीजिए, कई सारे एक्सेप्शंस कह लीजिए देखने के लिए मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो ज़मीन के ग्रांट्स वगैरह हैं ये चलो दिए जाते थे और इससे हमको ये सारी बातें पता चलती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ पता चलता है। लैंड ग्रांट्स ऑल्सो प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन। अभी तक हम लोगों ने ज़मीन का दान कौन कर रहा है और ज़मीन का दान किसको किया जा रहा है उसके बारे में बातचीत करी, कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, किस चीज़ के ऊपर इन ज़मीन के दानों के रिकॉर्ड्स को जो है लिखा जा रहा है, ये सारी बातचीत हम लोगों ने कर ख़त्म करी। अब ज़मीन के दान की मदद से हमको आपका जो धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति और इस तरीके के जो भी लीगल टेक्स्ट
टेक्स्ट वगैरह हैं उनके एप्लीकेशन वगैरह के रिस्पेक्ट में भी बातें समझ में आई कि शायद रॉयल्स इनकी हर बात को नहीं मानते थे, या जो बातें उनके ऊपर उनके फेवर में नहीं जाती थी उनको नहीं मानते थे, या फिर टेक्स्ट वगैरह का एप्लीकेशन यूनिफॉर्म नहीं था, या जिसको जितना सूट करता था वो उतना माना करता था। ये सारी बातचीत तो हम लोगों ने कर ली। अब इसके अलावा हमको ये जो लैंड ग्रांट्स वगैरह हैं ये उस टाइम पीरियड की रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताते हैं। उस वक्त का जो रूरल पॉपुलेशन है उसके बारे में भी हमको काफ़ी कुछ यहाँ से पता चलता है। रूरल पॉपुलेशन जो हुआ करती थी, सबसे पहले तो ये कि इसमें आता कौन कौन था। तो जो रूरल पॉपुलेशन है इसमें सबसे पहले तो आपके ब्राह्मण्स आया करते थे, दूसरा आपके पीजेंट्स आया करते थे, और इसके अलावा अदर प्रोड्यूसर्स दैट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू किंग। इस एक तो आपके ब्राह्मण हो गए, दूसरा आपके किसान या फिर आपके पीजेंट्स हो गए, और इसके अलावा वो दूसरे प्रोड्यूसर्स वगैरह जो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स जो है राजा को बनाकर दिया करते थे, वो भी जो है इस कैटेगरी में शामिल हो गए। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन दे हैड टू ओबे न्यू लॉर्ड ऑफ विलेज एंड पे हिम ऑल द ड्यूज। तो ये 3 तरीके के लोग जो हैं आपको किसी भी गांव में देखने के लिए मिलते थे, और जो आपके इंस्क्रिप्शंस वगैरह हुआ करते थे बाकायदा ताम्रपत्र पे लिखे जाएं या पत्थर पे लिखे जाएं, उस पर क्लियर लिख दिया जाता था कि भाई ये जो व्यक्ति आया है जिसके पास में ये ताम्रपत्र है या फिर जिसके पास में ये पत्थर के ऊपर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है, इस व्यक्ति को इतने इतने इलाके की ज़मीन दान में दे दी गई है या फिर इतने इतने गाँव दान में दे दिए गए हैं, और अब आपसे ये जो व्यक्ति है वो आपका नया मालिक रहेगा। अब राजा की आज्ञा से आपको ये आदेश दिया जाता है कि भाई आपने ये जो नए आपके मालिक या आपके नए स्वामी आए हैं जो विलेज के, जिनको अभी ये दान दे दिया गया है गाँव वगैरह, या जिनको जो ज़मीन दान दी गई है उसमें जो आपका ये गांव आता है उसके स्वामित्व में, तो आप भी अब इनके अधीन हैं। इसलिए आपने इनको एक तो आपने जो है एक तो ओबे करना है, आपने इनकी आज्ञा माननी है, और दूसरी चीज़ ये कि जो भी ड्यूज वगैरह है, जो भी आपको टैक्स वगैरह देना होता है, वो सारा का सारा टैक्स अब आप इनको दिया करेंगे। वो सारा टैक्स अब राजा की जगह पे ये कलेक्ट किया करेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको जनरली रूरल पॉपुलेशन में कौन कौन देखने को मिल रहा है? आपको रूरल पॉपुलेशन में 3 लोग देखने को मिल रहे हैं, ब्राह्मण्स, दूसरा आपके किसान, और तीसरा जो इसके अलावा दूसरे तरीके के प्रोडक्शन वगैरह कर राजा को दूसरी चीज़ें सप्लाई किया करते थे। लैंड ग्रांट्स वगैरह जो भी किए जा रहे हैं, ताम्रपत्र वगैरह जो भी लिखे जा रहे हैं, इस पर अपने को क्या पता चल रहा है? इस पर अपने को इंस्क्रिप्शंस पे ये पता चल रहा है कि भाई राजा बाकायदा लिख कर देता था कि फलाने फलाने व्यक्ति को आज से मैंने ये ज़मीन ग्रांट कर दी है और आपका गांव जो है उस ज़मीन में आता है, तो अब से आपके नए जो विलेज के स्वामी हो गए वो ये हो गए, मैं नहीं रहा। अब आपको, क्योंकि मगर फिर भी ये जो आपका विलेज या बाकी सारा जो ज़मीन है वो मेरे राज्य में आता है, तो मेरी आज्ञा है आप लोगों को कि अब से आप अपने नए जो मालिक हैं या फिर आपके जो नए स्वामी हैं आपके गाँव के, इनकी आपने एक तो आपने इनकी जो है इनकी आज्ञा माननी है, दूसरा जो भी टैक्सेस वगैरह अब आप मुझे दिया करते थे वो मुझे ना देकर आपने इनको सबमिट करना है। इस तरीके से जो है बातें वगैरह या जो आदेश या फिर आज्ञाएं वगैरह जो है लिखी जाती थी। लैंड ग्रांट्स अब जो दिए जाते थे ये अपने को ऐसा नहीं है किसी एक जगह पे देखने को मिले हैं, ये पूरे देश में या देश के अलग अलग पार्ट्स में आपको ये मिले हैं। लैंड ग्रांट्स वगैरह पूरे देश में जो है पाए गए हैं। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत रीजनल वेरिएशन जो है आपको देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने साउथ के बारे में स्पेसिफिक बात करी है तो लैंड ग्रांट्स वगैरह जो है सिर्फ साउथ में दिए जाते थे। जमीन का दान या फिर भूदान पूरे देश में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बड़ी मात्रा में हो रहा था। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको रीजनल वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलते थे। कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स में आपको रीजनल वेरिएशन देखने को मिलते थे, बाकी ओवरऑल जो लैंड ग्रांट वगैरह है वो यूनिफॉर्मली पूरे देश में हो रहा था, ऐसा नहीं किसी एक क्षेत्र में हो रहा। सबसे पहला तो ये कि जो जमीन डोनेट की जा रही है, साइज ऑफ लैंड जो डोनेट की जा रही है उसका आपको क्षेत्र टू क्षेत्र डिफरेंस आपको देखने को मिलता था। किंगडम टू किंगडम भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता था। अब राजा बहुत बड़ा है तो फिर वो ज्यादा मात्रा में जमीन दे सकता है, ऑब्वियस सी बात है, और राजा उतना बड़ा नहीं है, उतने बड़े एम्पायर, उतना बड़ा अगर उसका राज्य नहीं है तो उतनी जमीन नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो जमीन आपकी डोनेट की जा रही है उसका साइज वो एक छोटे से प्लॉट से लेके बहुत बड़े लेवल, बहुत वास्ट स्ट्रेच ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड तक हो सकता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा शब्द क्या आ रहा है, अनकल्टिवेटेड लैंड। कि राजा ने बोला जाओ तुम्हें ये प्लॉट दिया, जाके अपना घर वर बनाओ, खुश रहो, या फिर जाओ तुम्हें ये प्लॉट दिया और जाके आप यहाँ पर अब जो है अपना मंदिर वगैरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपना मंदिर वगैरह बना लें या फिर मठ वगैरह बना लें, जो भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये जो है इसके लिए आपने कोई प्लॉट वगैरह दे दिया तो एक तो छोटे प्लॉट दिए जाते थे, और वहां से फिर अगर ज्यादा जमीन देनी है तो बड़ी मात्रा में कई सौ एकड़ आपने जमीन दे दी, वो भी होता था, मगर वो जमीन जनरली अनकल्टिवेटेड होती थी। मतलब ये कि वो जमीन जनरली ऐसी होती थी जिसके ऊपर जंगल वगैरह आपको देखने को मिलते थे, जिसके ऊपर खेती वगैरह नहीं होती थी। इस तरीके की अगर राजाओं के आपके अंपायर में जमीन आती थी तो वो इस तरीके की जमीन बड़ी मात्रा में जो है दे दिया करते थे।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बड़ी मात्रा में जो है अनकल्टिवेटेड लैंड्स वगैरह जो है इसके वास्ट स्ट्रेचेस वगैरह जो है दे दिए जाते थे। राइट्स ऑफ डॉनी, दैट इज द रेसिपिएंट्स ऑफ द ग्रांट्स। अब जो व्यक्ति को दान दिया जा रहा है उसको जमीन के ऊपर कितने राइट दिए जाएंगे, ये भी एक चीज जो है, ये भी एक चीज जो है इसमें आती थी, इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलते थे। कई जगहों पर आपको जमीन के ऊपर सिर्फ राइट मिल जाता था, कई जगहों पर जमीन के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों पर भी राइट मिल जाता था, कई जगहों पर आपको टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल जाता था, कई जगहों पर आपको लोगों को जो सिविल डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो सुलझाने की पावर मिल जाती थी, कई बार आपको जो है वहाँ पे उनको पनिश करने की पावर भी मिल जाती थी। तो ये अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलते रहे, ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है। लैंड ग्रांट दुनिया आपका जो भारत है उसके हर एक क्षेत्र में देखने के लिए मिले हैं, मगर इसमें रीजनल वेरिएशंस आपको प्लेस टू प्लेस देखने के लिए मिलता रहा है। कहीं पर छोटे छोटे प्लॉट दिए जा रहे हैं, कहीं पर बड़ी मात्रा में वास्ट स्ट्रेच दिया जा रहा है ज़मीन का, मगर वो ज़मीन कैसी है, अनकल्टिवेटेड लैंड है, फॉरेस्ट वगैरह जो है उसकी ज़मीन आपको दी जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि राइट्स ऑफ डॉनीज जो हैं, यानी कि जो रेसिपिएंट्स हैं ग्रांट के, उनके आपके राइट्स वगैरह में आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में वेरिएशन या फिर डिफरेंसेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा राइट मिल जाते हैं, किसी जगह को एकदम मालिकी बना दिया जाता है, और किसी को कुछ उतने ज़्यादा राइट्स नहीं दिए जाते, लिमिटेड राइट्स वगैरह दिए जाते हैं। अब अगला सवाल जो उठता है वो ये है कि आखिर जो ज़मीन के ग्रांट्स वगैरह हैं वो दिए क्यों जाते थे, ये जो लैंड ग्रांट है वो किया क्यों जाता था, थोड़ा सा अब हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसको हम लोग देखेंगे कि लैंड के जो ग्रांट्स हैं वो क्यों किए जाते थे। चलें देखते हैं ऐसा। तो ये जो सवाल है कि आखिर ये जो ज़मीनों का दान किया जा रहा है, जो भूदान हो रहा है, जो लैंड ग्रांट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, आखिर ये लैंड ग्रांट्स हो क्यों रहे हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अगर लैंड ग्रांट्स वगैरह हैं, काफ़ी लंबे वक्त से आपको देखने को मिल रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आपको वेरिएशंस के साथ में देखने के लिए मिल रहा है, इसका इतना तो साफ साफ मतलब है कि इसका एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बनता है। ठीक है जी, इसका एक इम्पॉर्टेंट इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बनता है। ये बात तो अब अपने को समझ में आ रही है कि ज़मीन का ग्रांट अगर इतने बड़े लेवल पर किया जा रहा है, पूरे देश में हो रहा है, माइनर वेरिएशंस के साथ में हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, इसका मतलब लैंड ग्रांट्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों रखते हैं, क्यों इसको किया जाता है, उसको तलाशने की कोशिश करेंगे। अब इसका अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास में कोई स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ रेडीमेड जवाब मिल गया हो कि भाई इस वजह से जो है ज़मीन का दान करना है, या इस तरीके की चीज़ें हैं। श्लोक वगैरह में आपको कुछ कहीं पे कुछ महिमा मंडन करते हुए कुछ लोग आपको मिल जाते हैं कि ज़मीन का दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और अगले जन्म में जो है आपका ये भला होगा, या फिर आपको भवसागर के पार लग जाएंगे, इतना पुण्य होगा वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें तो देखने को मिलती हैं एक्सप्लिसिटली। मगर जैसे आज की तारीख में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर हम लोग खेलते हैं कि हम लोग रीज़न तलाशने की कोशिश करते हैं, उस तरीके के आपको जो है रीज़न्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे कि स्पेसिफिकली कहीं पे लिखा हुआ हो कि भाई इस वजह से ज़मीन का दान जो है किया जाता है, इसके ये पॉलिटिकल रीजंस हैं, इसके ये जो हैं आपके सोशल रीजंस हैं वगैरह वगैरह। तो अब फिर यहाँ पर हमको फिर से हिस्टोरियंस को वही जो आपकी अटकलें लगाना, अजम्पशंस लगाना, चीज़ों को पढ़कर उसमें से इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ मतलब निकालना, वो सारी टेक्निक्स या वो सारी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी हद तक बातचीत कर रखी है पहले चैप्टर के, पहला जो हमारा चैप्टर था उसमें। अब वहाँ पर तो आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे, और उन ऑब्जेक्ट्स वगैरह में से जो है आप कुछ अटकलें लगा रहे थे, कुछ अपने अजम्पशंस वगैरह बना रहे थे। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ यह है कि आपके पास में कुछ रिटन लिटरेचर भी है, और कुछ आपके पास में लैंड रिकॉर्ड्स के जो आपका लैंड ग्रांट्स वगैरह जो की जा रही हैं उसके रिकॉर्ड्स वगैरह भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसके चलते यहाँ पर ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ज़मीन के दान क्यों किए जाते थे, इस सवाल के जवाब में हिस्टोरियंस ने कई सारे कारण गिनाए हैं। हिस्टोरियंस ने पूरा इस चीज़ को स्टडी किया, इतिहासकारों ने एक एक चीज़ को देखा, और उसके बाद में इसके कई सारे कारण या कई सारे रीजंस वगैरह जो हैं दिए हैं। कुछ का कहना यह है कि भाई ये एक स्ट्रैटेजी थी जो रूलर्स के द्वारा अडॉप्ट की जाती थी, ताकि वो नए एरियाज़ में कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर को एक्सपैंड कर सकें। अब ये जो एक कारण है वो बड़ा वाजिब कारण अपने को समझ में आता है। देखते हैं कैसे। इसके पहले वाले स्लाइड में अपन लोगों ने देखा था कि ज़मीन का जो ग्रांट किया जा रहा है वो रीजनली, वो आपको पूरे देश में देखने को मिल रहा है, मगर उसमें कुछ रीजनल वेरिएशंस भी हैं। रीजनल वेरिएशंस इस तरीके से हैं कि कहीं पर आपने एक छोटी मोटी ज़मीन, एक छोटा मोटा प्लॉट किसी को दे दिया, वहाँ से लेकर आप वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड तक जो है लोगों को ग्रांट कर रहे हैं। तो ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, अनकल्टिवेटेड लैंड का क्या मतलब होता है, अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है जी,
अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब होता है फॉरेस्ट। अब अगर किसी को आपने जंगल दान में दे भी दिया तो उस जंगल का क्या करेगा, चार तो डालेगा नहीं। अब जाहिर सी बात है उस टाइम पीरियड में अगर वो उस जंगल की ज़मीन को जो उसको दान में मिली है उसका कुछ फ़ायदा उठाना चाहता है तो सिर्फ एक ही चीज़ वो उसके ऊपर कर सकता है, जंगल की लकड़ी काटे, जंगल को काट कर खेत बनाए, खेत वगैरह बनाकर या तो खुद उस पर खेती करे या फिर लोगों को खेती करवाए, तो प्रोडक्शन या पैदावार बढ़ेगी, अब उसको बेचे मार्केट में और उसकी मदद से कुछ पैसा वगैरह कमाए। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। अब पॉइंट यह है कि अब हम लोगों ने देखा था कि बड़ी मात्रा में जो राजा अगर बहुत 100 एकड़, हजार एकड़ वो जो बड़ी मात्रा में ज़मीनों के दान करते थे तो वो जनरली जो ज़मीन होती थी वो अनकल्टिवेटेड लैंड होती थी। अब ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड होती थी इसका मतलब क्या हो गया, मेजॉरिटी टाइम्स इसका मतलब होता था फॉरेस्ट। कई बार इसका मतलब बंजर ज़मीन भी हो सकता है, उसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस तरीके के अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब होता है फॉरेस्ट। अब किसी को जंगल दे दोगे उस जंगल का क्या फ़ायदा, जंगल से वो क्या कर लेगा या जंगल से वो क्या उसको क्या मिल जाएगा। तो इसकी वजह ये थी कि राजाओं ने ये स्ट्रैटेजी अपना रखी थी कि भाई जो भी आपका ज़मीन का दान मांगे या फिर जब भी किसी को इस तरह से ज़मीन का दान करना हो, बड़ी मात्रा में उसको अगर ज़मीन देनी हो तो इस तरीके से अनकल्टिवेटेड लैंड या फिर आपने एग्रीकल्चर की लैंड जो है वो देनी है, या फिर अगर कोई किसी को भी ज़मीन वगैरह देनी है तो उसको एग्रीकल्चर की ही लैंड देनी है। इसकी वजह ये थी, इससे होगा ये उसको जो भी आपको ज़मीन वगैरह देनी है उसको फॉरेस्ट की लैंड ही देनी है। मतलब अगर आपने बड़ी मात्रा में दान करना है तो भी उसको फॉरेस्ट की लैंड देनी है, और अगर आपने उसको मतलब अगर दान भी करना है तो भी आपने अनकल्टिवेटेड लैंड या फिर फॉरेस्ट की ज़मीन देनी है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसकी मदद से एग्रीकल्चर कैसे नए इलाकों में फैलता था। लेट से आप हो गए या मैं हो गया, मुझे जो है लेट से राजा ने 100 एकड़ ज़मीन दान कर दी। अब मैं कायदे से 100 एकड़ का मालिक हो गया हूँ, मगर वो 100 एकड़ मुझे कहाँ दिया गया, एकदम घने जंगल में या फिर जंगल के इलाके में दिया गया। अब उस 100 एकड़ में सिवाय पेड़ों के, झाड़ जंगलों की कुछ और है ही नहीं। अब मैं करूँ क्या उस 100 एकड़ का, तो यहाँ से फिर एक ही चीज़ बनती है कि उस 100 एकड़ का फिर मैं ये कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं कुछ धीरे धीरे जो है मैं काटना शुरू करूँ। जब मैं इसको काट कर साफ़ कर दूंगा उसके बाद में फिर मैं इसके ऊपर खेती शुरू करूँगा तो उससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा। अब राजा ने मुझे ज़मीन दान करी है, राजा ने ये थोड़ी ना बोला था कि अगर मैं यहाँ पे खेती करने लगूंगा तो वो मेरे पे टैक्स नहीं लगाएगा। तो अगर मैंने लेट से पूरा का पूरा 100 एकड़ जो है अपनी श्रम से, अपनी मेहनत से, अपने पैसे वैसे खर्च कर कर आके जो है साफ़ कर दिया और उसके ऊपर खेती करना शुरू करी, तो पहली चीज़ तो ये कि राजा को अगर अपने तरफ से अगर इस पर्टिकुलर ज़मीन को साफ़ करके इसके ऊपर एग्रीकल्चर करवाना होता तो राजा को अपने लोग लगाने पड़ते जंगल काटने में, तो उसके एक तो लोग लगते, उसको उसके लिए पैसा देना पड़ता है, ये सारा का सारा पैसा बच गया उसका। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अब एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए किसी को बसाना पड़ता, वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़मीन दे दी थी ग्रांट में, अब या तो मैं खुद खेती करूँगा या फिर मैं किसी को लगाऊंगा खेती करने के लिए, और यहाँ पे खेती वगैरह में उपज होगी। राजा ने मुझे सिर्फ ज़मीन दान की थी, ये नहीं बोला था कि एग्रीकल्चर करो यहाँ पर आकर, तो मैं उसके ऊपर जो है टैक्स नहीं लूँगा। अब अगर जो भी एग्रीकल्चर वगैरह होगा तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो ये हो गया कि आपका जो एग्रीकल्चर का है एक्सपेंशन हो गया, ठीक है जी, आपका एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो गया। दूसरी चीज जो हुई है वो यह है कि आपका जो रेवेन्यू है, या फिर इसको टैक्स भी बोल सकते हैं, उसका जो है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल गई, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा, बुआई वगैरह का एरिया बढ़ेगा तो फिर पैदावार बढ़ेगी, पैदावार या फिर फसल बढ़ेगी तो उसके ऊपर रेवेन्यू या फिर टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो पॉइंट यह है, इस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के चलते रेवेन्यू या फिर टैक्स वगैरह में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जिसकी मदद से आप अपने राजा वगैरह जो है अपने राज्य के नए क्षेत्रों में जहाँ पे जंगल था वहाँ पे कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया करते थे। तो ये हो गया। दूसरा, अदर्स से दैट इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर। अब कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि अगर कभी राजा इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन का दान दे रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि उसकी जो पॉलिटिकल पावर है वो कम हो रही है, उसकी पॉलिटिकल पावर में कमी आती चली जा रही है। इसका एक्सप्लेनेशन है, व्हेन किंग्स वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सामंतास दे ट्राइड टू विन एलाइज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड्स। थोड़ा सा इसको समझते हैं। लेट्स से कि एक राजा है और राजा का ये बड़ा सा अंपायर है, ठीक है। इस अंपायर को उसने लेट्स से इस तरीके से कई सारे हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है। हर एक जो हिस्सा है इसको कंट्रोल करने के लिए उसने एक एक सामंत को लगा रखा और जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई तुम्हें जो है इस इलाके को हैंडल करना है, इस इलाके को जो है आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। अब वक्त के साथ में अगर राजा की पॉलिटिकल अथॉरिटी कमज़ोर हो रही है और उसको दिख रहा है कि कोई सामंत जो है उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो एक तो आप ये कर सकते हो कि आप ये बोलो कि सामंत नंबर 1 और ये सामंत नंबर 3,
आप ये बोलो कि सामंत नंबर 1 जो है वो सामंत नंबर 3 की जगह पर जाएगा और सामंत नंबर 3 जो है वो सामंत नंबर 1 की जगह पर आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है दोनों को इंटरचेंज करने की बात करोगे, ताकि जहां पे बैठकर वो अपनी पावर वगैरह बढ़ा रहा है और जहां से वो राजा की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है, वहां से उसको हटा दिया जाए। अब अगर वो नहीं हटा तो फिर राजा जो है इसको राज आज्ञा का उल्लंघन मानकर उसके खिलाफ जो है कुछ एक्शन ले सकता है, इसके पहले कि वो इतना पावरफुल हो जाए कि राजा को ही हटा दे, पहली चीज। तो एक तरीके से अगर वीकनिंग पॉलिटिकल पावर है, उसको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो कमजोर हो रहा है, उसकी कमजोरी का कोई फायदा उठा सकता है, तो इस चीज में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि लेट से ये सामंत नंबर 1 जो है वो अपना अकेला तो इतना पावरफुल नहीं है कि राजा को हटा पाए, मगर वो सामंत नंबर 3 के साथ में मिलकर जो है प्लानिंग कर रहा है कि यार अपन दोनों राजा को निपटा देते हैं और इसको बाद में तुझको जो है मैं आधा राज्य दे दूंगा और इस तरीके से अपन दोनों जो है मतलब राजा वगैरह बन जाएंगे, जो भी है हथेली में चांद दिखा दिया इस तरीके के। तो इस तरीके की परिस्थिति में भाई देखिए क्या होता है, सामंत नंबर 3 जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, जाऊं इसके साथ में ना जाऊं वगैरह वगैरह। अब ऐसी परिस्थिति में अगर राजा को खबर लगी तो राजा फिर जो है सामंत नंबर 3 को अपनी तरफ मिलाने के लिए बोले कि काम करते हैं, तुम्हें ये जो तुम्हारा क्षेत्र है इसके साथ में तुम्हें ये वाला क्षेत्र और दे देते हैं, जाओ खुश रहो, यहां से हमने तुम्हारी सामंती बढ़ा दी है और इस तरीके से तुम्हें जमीन का दान देकर जो हम तुम्हारी पावर बढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें जो मिलेगा या फिर जितना ये देने की का वादा कर रहा है देखिए उससे तो ज़्यादा ही दे रहे हैं हम तुम्हें, और जब उसका साथ मत दो, उसको हटा देंगे तो उसका भी जो शासन है वो भी तुम्हें दे देंगे। इस तरीके से हथेली में चांद दिखा दिए और वगैरह वगैरह इस तरीके की चीज़ें की गई। तो इसके लिए भी जो है अब राजा क्या कर सकता है, राजा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है ज़मीन वगैरह के दान को अपने साथ में लोगों को मिलाने के लिए और दूसरों को कमज़ोर करने के लिए। तो मगर ये सारी की सारी चीज़ें हो कब रही हैं, ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब लोगों को दिख रहा है कि पॉलिटिकल पावर में कमी आ रही है, राजा जो है कमज़ोर पड़ रहा है। तो इस तरीके से कई बार ज़मीन का जो दान दिया जाता है, आपके हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि शायद ये कमज़ोर होती हुई राज सत्ता की निशानी है, ये वीकनिंग पॉलिटिकल पावर की तरफ में इंडिकेशन है, और कहीं ना कहीं इससे जो है पार पाने के लिए, इससे निजात पाने के लिए इस तरीके की चीज़ें वगैरह जो है की जा रही हैं। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, समझिएगा इस बात को, बहुत रिलेवेंट है कि कई बार ये इंडिकेशन है वीक होती हुई पॉलिटिकल पावर का, वीक होती हुई पॉलिटिकल पावर के एक इंडिकेशन के तौर पर भी जो है इसको लिया जाता है। या तो राजा व्हेन किंग्स वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सामंतास, जब किंग जो है अपने सामंतों के ऊपर कंट्रोल खो रहे होते हैं, तब इस तरीके से वो जमीनों के ग्रांट वगैरह देकर अपने साथ में एलाइज को मिलाने की कोशिश करते हैं। कुछ को ऐसा भी लगता है, सम ऑल्सो फील बाय डूइंग सो किंग प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ सुप्रीम बिकॉज देर वर लूजिंग कंट्रोल एंड इट हेल्प देम टू असर्ट देयर अथॉरिटी। तो वही बात जो मैंने आपको समझाई कि अगर आपने ये बोला किसी सामंत को कि भाई फलाने फलाने इलाके में जो है आपको मैं ज़मीन ग्रांट कर रहा हूँ, आपने जो है जाकर इसका कंट्रोल लेना। अब अगर उसने मना किया तो फिर वो राज आज्ञा की जो है उल्लंघन में की कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर उसने राज आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो फिर उसका मतलब उसे फिर सज़ा होगी। अब जो सज़ा होगी तो सज़ा भुगतेगा। इस तरीके की चीज़ें हैं। अब अगली जो कैटेगरी है जो हमको पढ़नी है वो है अग्रहारा। इसको याद रखिएगा, ये सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अग्रहारा जो है वो ज़मीन की उस कैटेगरी को बोलते थे या उस ज़मीन को बोला जाता था जो किसी ब्राह्मण को दान में दी जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपने किसी ब्राह्मण को कोई ज़मीन वगैरह ग्रांट की है तो वो कहला जाती थी अग्रहारा। ठीक है जी, अग्रहारा लैंड क्या होती है या फिर अग्रहारा किसको बोला जाता था? अगर आपने किसी ब्राह्मण को कोई ज़मीन वगैरह दान करी है तो उसको फिर अग्रहारा बोला जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ही वॉज एक्सेप्टेड टू पे लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज टू द किंग ऑन हिज लैंड। इनफैक्ट ही वॉज ऑफन गिवन राइट्स टू कलेक्ट दीज ड्यूज फ्रॉम लोकल पीपल। तो अगर आपने किसी ब्राह्मण को अग्रहारा नाम से ज़मीन वगैरह दी है तो उस अग्रहारा नाम से जो दी गई ज़मीन है उसके ऊपर उसको ड्यूज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं होती थी। उसको उसके ऊपर राजा को जो है किसी भी तरीके का लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना होता था, और भी किसी तरीके का अगर कुछ आपको ट्रिब्यूट्स वगैरह देने होते थे वो सब नहीं पे करना होते थे। इनफैक्ट जितनी ज़मीन उसको मिलती थी, अगर उस क्षेत्र में कुछ लोग आते थे या कोई गांव वगैरह आते थे तो जितना ट्रिब्यूट या जितना टैक्स वगैरह वो लोग राजा को दिया करते थे, कई बार उसको इसकी भी इजाज़त दे दी जाती थी कि उतना टैक्स वगैरह वो वहाँ से जाके लोकल लोगों से कलेक्ट करके अपना भरण पोषण कर ले और अपना जो भी काम वगैरह कर रहा है उसमें लगा रहे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अग्रहारा का मतलब क्या है? अगर आपने कोई ज़मीन वगैरह किसी ब्राह्मण को दी है, किसी ब्राह्मण को अगर आपने ज़मीन का दान किया है तो उसको अग्रहारा बोला जाता था। एंड ख़ास बात क्या थी इसमें? पहली चीज़ तो ये कि आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स वगैरह राजा को नहीं देना पड़ता था। एंड अब जो ज़मीन आपको मिली है उसके ऊपर अगर कोई लोकल लोग आते थे तो उनसे आप बाकायदा टैक्स वगैरह का जो है कलेक्शन कर सकते थे। तो ये सारी की सारी खासियत अग्रहारा ज़मीन के साथ में देखने को मिलती है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है टाउन्स एंड ट्रेड्स का। अब इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलें देखते हैं सर।
तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसका नाम है टाउन्स एंड ट्रेड्स। देखिए 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से ही अपने को ये चीज़ देखने को मिलने लगी थी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में कई सारे अर्बन सेंटर्स जो हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में इमर्ज होने लगे थे। और ये चीज़ लगभग 1100-1200 साल बाद हो रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद में। मतलब अर्बन लाइफ जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के समाप्ति के बाद में फिर से लगभग 1000 साल के बाद में, 1200 साल के बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लौट रही थी। और हमारा जो जीवन है वो फिर से गांव से शहरों की तरफ में जा रहा था। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस बात को। हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आपके पास में अर्बन लाइफ थी और आपके कई सारे शहर वगैरह जो हैं उसमें डेवलप हुए थे। अब जब एक बार ये सिविलाइजेशन वगैरह ख़त्म हुई और हम लोग फिर उसके बाद में अर्बन लाइफ से फिर से हम लोग ग्रामीण जीवन में या फिर आपका जो गांव का जो जीवन होता है, रूरल लाइफ जो है, उसकी तरफ हम लोग वापस लौट गए। और 1000 साल तक फिर उसके बाद में 1900 बिफोर कॉमन एरा के बाद से लेके लगभग 1000 साल, 1200 साल, 1300 साल तक जो है आपको किसी भी तरीके की अर्बन सेटलमेंट से अर्बन लाइफ देखने को नहीं मिलती है। अब जब ये 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा आया तो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा आते आते अब अपने को फिर से जो है शहरों का उदय या फिर री इमर्जेंस ऑफ द टाउन देखने को मिलता है। री इमर्जेंस ऑफ टाउन्स देखने को मिलता है। पहली चीज़, एक तो री इमर्जेंस ऑफ द टाउन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि फिर से जो है हम लोग आपका कह सकते हैं कि रूरल लाइफ से फिर से हम लोग अर्बन लाइफ की तरफ में जो है वापस जा रहे हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिल रही थी। तो उसी बात से या इसी पर्टिकुलर भाव से जो है अपने को बात आगे बढ़ानी है कि 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से आपको कई सारे अर्बन सेंटर्स जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे पार्ट्स में इमर्ज होते हुए समझ में आ रहे हैं। अब इसमें से कुछ जो थे वो आपके महाजनपदों के कैपिटल्स हुआ करते थे एंड जनरली मेजर टाउन्स वर सिचुएटेड अलॉन्ग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो शहर वगैरह आपके निकलना शुरू हुए 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बाद से, जो अर्बन सेंटर्स वगैरह इमर्ज होना शुरू हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे पार्ट्स में, इसमें से फिर कई सारे आपके जो ये अर्बन सेंटर्स थे बाद में जाके जो आपकी 16 महाजनपदें बनी, उनके कैपिटल्स बने, उनकी राजधानियां बनी। और अगर नहीं भी बने तो फिर जो भी आपके शहर वगैरह इंपॉर्टेंट शहर वगैरह बने, चाहे आपकी वो महाजनपदों की राजधानियां हों, चाहे इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट शहर्स हों, ये जितने भी आपके मेजर टाउन्स होते थे, इन सब में कॉमन बात आपको देखने को मिलती थी कि ये या तो किसी नदी के किनारे बसे होते थे या फिर ये किसी ऐसे रास्ते के किनारे, ऐसे रूट के किनारे बसे होते थे, ऐसे किसी रूट के अलॉन्ग बसे होते थे जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो भी आपको नए शहर देखने को मिल रहे हैं, इन सब की खासियत क्या है, ये आपको उन क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं जहां पर किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन होने वाला रास्ता जो है वहां से जाता हो, कोई व्यापारी मार्ग निकलता हो, कोई समुद्री रास्ता जो है उसके अलॉन्ग ये टाउन वगैरह पड़ता हो। मगर पॉइंट ये है कि इस तरीके के कम्युनिकेशन रूट्स के अलॉन्ग जो है आपको इस तरीके के टाउन्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, जो मौर्यों का कैपिटल था, जो मगध का कैपिटल था पाटलिपुत्र, उसकी बात की जाए, ये नदियों का जो एक पूरा का पूरा आपका एक कह सकते हैं कन्फ्लुएंस बना हुआ था, उसके ऊपर उसके आसपास में जो है सिचुएटेड था, उसके बैंक्स पर बना हुआ था ऑन रिवराइन रूट्स। मतलब क्या खासियत थी इसकी खासियत ये थी कि यहाँ से आप नदियाँ वगैरह जो हैं उनके साथ में आप कॉन्टैक्ट, नदियाँ वगैरह क्योंकि पूरी एक नेटवर्क बना हुआ है, तो लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से अगर आपको अंपायर के किसी भी हिस्से में जाना है तो नदी के मार्ग से आप जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। तो कम्युनिकेशन वगैरह जो है आसानी से हो सकता है, जल्दी से जल्दी हो सकता है, कम्युनिकेशन का गैप ज़्यादा नहीं आएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि जो रिवराइन रूट से पाटलिपुत्र उस पर बसा हुआ था, तो पाटलिपुत्र उस पर बसा हुआ था। दूसरा उज्जैन की बात कर लेते हैं, जैसे उस वक्त में उज्जैनी बोला जाता था। तो उज्जैनी जो है वो लैंड रूट्स के ऊपर बसा हुआ था, वो लैंड रूट के ऊपर बसा हुआ था, दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। ये एक ऐसा आपका ज़मीनी रास्ता जिसके थ्रू ट्रेड होता था, जो ईस्ट और वेस्ट में आपका जो ईस्ट और वेस्ट इंडिया में आपका जो ट्रेड वगैरह का इंपॉर्टेंट रास्ता था, उसके बीच में आपको सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में उज्जैन जो है वो बसा हुआ समझ में आता है। तीसरा है पुहर। पुहर जो है वो कोस्ट के ऊपर बसा हुआ था, जहां से आपका समुद्री रास्ता शुरू होता था। चौथा मथुरा है। मथुरा जो है वो भी अपने आप में कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो ये सारी की सारी चीज़ों के चलते ये सारे शहरों की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस थी, कुछ प्रोमिनेंस थी। एक एक करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र बसा हुआ है। अब पाटलिपुत्र से एक नदी नीचे जा रही है, एक ईस्ट में जा रही है, एक वेस्ट में जा रही है, और ऊपर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आपका ये पूरा इस तरीके से कई सारी नदियों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा आपको अलग से बना के बताता हूँ। लेट से ये आपका पाटलिपुत्र है, तो उससे एक नदी इस तरफ जा रही है, एक नदी इस तरफ जा रही है,
और ऊपर की तरफ में कई सारी नदियां जो है इस तरीके से निकली हुई हैं। अब इन सारी नदियों का एक इस तरह से कह लें कि जंक्शन या फिर कन्फ्लुएंस पर जो है आपने पाटलिपुत्र को बसा दिया। अब खासियत क्या है, अगर आपको अपने अंपायर में नीचे की तरफ जाना हो तो आप इस नदी को पकड़ लें और जहां पे भी उतरना है उतर जाइए। नदी के रास्ते आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप जल्दी पहुंचेंगे। आपका जमीनी रास्ते के थ्रू अगर आप जाते हैं, घोड़े की मदद से भी जाते हैं तो भी आप जल्दी पहुंचेंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो फिर इस तरफ अगर जमीनी रास्ते की अपेक्षा आप ये नदी का रास्ता पकड़ते हैं तो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। और ऊपर की तरफ में इस तरीके से आपको अगर चार चार नदियां देखने को मिल रही हैं तो उनमें से किसी को भी पकड़कर आप अपर स्ट्रीम पर भी जा सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा पुहर की बात करते हैं। पुहर जो है जहां पे मौजूद है उसके बाद समुद्री रास्ता शुरू हो जाता है। समुद्री रास्ते से फिर आप जो है व्यापार वगैरह करते हैं। तो अगर कोई भी शिप वगैरह अगर जाएगा तो उसको पुहर से होकर जाना पड़ेगा, या फिर कोई भी शिप अगर आएगा तो सबसे पहले आपका तट पर टकराने के बाद में उसको जो पहला शहर देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा पुहर, तमिलनाडु में। ये आपको एकदम जो है यहाँ पर नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे या डेल्टा पे देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग बातचीत करें उज्जैनी की, तो उज्जैन जो है एक इंपॉर्टेंट जमीनी रास्ते पे के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो जमीनी रास्ता है ये आपका वेस्ट से होते हुए सेंट्रल इंडिया तक, सेंट्रल एशिया तक निकल जाता है और इसी रास्ते की मदद से जो है आप यहाँ से नीचे ऊपर कई सारी जगहों पर जा सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट वगैरह के बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो है आपका उज्जैनी बसा हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट इस तरीके से जो है एक इंपॉर्टेंट शहर हो जाता है। पाटलिपुत्र की बात कर ली, उज्जैन की बात कर ली, पुहर की बात कर ली, मथुरा के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, मथुरा अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मथुरा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्मोपॉलिटन शहर हुआ करता था। ये एक तो एक बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे बसा हुआ है, पहली बात एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे बसा हुआ है, प्लस अपने आप में कमर्शियल एक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट सेंटर ये हुआ करता था। तो कुल मिलाकर यहाँ से अपने को एक बात समझ में आ रही है और बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि जितने भी हमारे 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बाद के जितने भी शहर निकल कर आए हैं वो सब के सब किसी ना किसी रूट के ऊपर, या फिर यूं बोलूं कि किसी ना किसी ट्रेड रूट के अलोंग जो है वो बसे हुए थे, चाहे वो ज़मीनी हो चाहे वो आपका नदी के रास्ते से निकल कर जाता हो। पहली बात जो है अपने को देखने को मिलती है। इसमें से मैक्सिमम जो शहर हैं वो कैपिटल्स हुआ करते थे। अगर कैपिटल नहीं भी हुआ करते थे तो इम्पोर्टेंट तो हुआ ही करते थे। ये बात अपने को समझ में यहाँ पे आई रही है। चलें आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपके शहर वगैरह हैं, पाटलिपुत्र उठा लें, उज्जैनी उठा लें, पुहर उठा लें, मथुरा उठा लें, और भी कोई शहर वगैरह अगर आप उठाना चाहते हैं उठा लें। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है कि जो भी आपके आर्टिफैक्ट्स वगैरह यहाँ पर रिकवर किए गए हैं उससे भी अपने को ये बात समझ में आती है कि भाई यहाँ पर व्यापार होता था, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट जो मिले हैं वो ठीक ठाक मात्रा में, बड़ी मात्रा में मिले, जिससे क्लियर है कि ये कमर्शियल प्रोडक्शन वगैरह जो है इनका किया गया था। चाहे तो इन्हीं शहरों में किया गया था या फिर ये हो सकता है कि बाहर कहीं पर कर इनको यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद फिर वो यहीं रह गए। जो भी वजह रही हो, मगर कमर्शियल प्रोडक्शन के लेवल पर आपको या कमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना वॉल्यूम जो है आपको यहाँ पर चीज़ों का देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल अगर आप फाइन पाउटरी बॉल्स की बात करेंगे, ग्लॉसी फिनिश इनमें आपको देखने को मिलता है। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से ये जाने जाते हैं। बड़ी मात्रा में ये चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। ऑर्नामेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, फिगराइंस हो गए, इस तरीके की जो चीज़ें वगैरह हैं ये सब आपको देखने को मिली हैं। कई सारे मटेरियल्स वगैरह का इस्तेमाल कर ये सारा का सारा सामान बनाया जाता था। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, आइवरी हो गया, टेराकोटा हो गया, आयरन हो गया, इन सब चीज़ों की मदद से ये जो सारा का सारा मटेरियल है इसको बनाया जाता था। By 2nd century before Common Era, we find inscriptions in a number of cities. They mention name of the donor and sometimes specify his profession as well. Sometimes organizations of merchants or craft producers called guild or shrenis also mentioned. The guild probably procured raw material, regulated production and marketed the finished products. तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये जो यहाँ तक हम लोगों ने अर्बन पॉपुलेशन के बारे में जो बातचीत करी, इसी को आगे बढ़ाते हुए कि आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है जो शहर देखने को मिले उनकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनमें आपको जनरली जो सामान मिलता था वो कुछ इस तरीके का मिलता था और काफ़ी सारे मटेरियल की मदद से जो है इसको बनाया जाता था। 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा आते आते शहरों में अब अपने को इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलने लगे। अभी तक ज़मीन के ग्रांट के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते थे, मगर अब 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास तक हमको अब और भी दूसरे तरीके के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलने लगे, जो कई सारी चीज़ों के लिए अगर कोई डोनेशन वगैरह दिया गया है तो वो जिस व्यक्ति ने डोनेट किया है उसका और उसका प्रोफेशन जो है उसमें मेंशन किया जाता था। तो याद रखना है 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा कई सारे इंस्क्रिप्शंस आपको कई सारे शहरों में देखने को मिले। इसमें डोनर का नाम भी लिखा जाता था, मेंशन किया जाता था और कई बार उसके प्रोफेशन वगैरह को भी जो है स्पेसिफाई किया जाता था। अब कई बार एक अकेला आदमी जो है वो डोनेशन ना देकर अगर एक मर्चेंट्स वगैरह का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक व्यापारियों का पूरा समूह है, अगर वो कोई डोनेशन कर रहा है या फिर कोई क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स वगैरह
का कोई अगर ग्रुप है वो अगर कुछ आपका डोनेशन वगैरह कर रहा है, जैसे कि आपके सुनार हो गए, लोहार हो गए, जो वीवर्स होते हैं, वीविंग का काम करने वाले, अब ये एक पर्टिकुलर क्राफ्ट प्रोडक्शन करने वाला एक ग्रुप है। इस तरीके के जो ग्रुप्स वगैरह हो गए जिनको हम लोग कई बार गिल्ड्स या फिर श्रेणीज बोलते हैं, कई बार आपको एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम की जगह पे आपको इस तरीके के गिल्ड्स या फिर इस तरीके के जो श्रेणीज वगैरह हैं इनका भी जो है नाम वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये जो गिल्ड्स वगैरह थी जनरली करती ये थी कि रॉ मटेरियल एक साथ इकट्ठा कर लेती थी और सबके सब जो है प्रोडक्शन वगैरह को रेगुलेट करते थे और उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग किया करते थे। इसकी मदद से ये लोग काफी बड़ी मात्रा में जो है पैसा कमाया करते थे। इस तरीके की गिल्ड्स एंड श्रेणीज का नाम भी जो है आपको कई बार इन इंस्क्रिप्शंस में देखने के लिए मिलता है। अब ये जो आपने 3 लाइनें पढ़ी, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, रेगुलेटेड प्रोडक्शन एंड मार्केटेड द फिनिश प्रोडक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए होता क्या था, लेट्स से कि आपका एक पर्टिकुलर सोने का काम करने वाले लोगों की बात कर लेते हैं, गोल्डस्मिथ्स। एक तो ये हो सकता है कि वो अकेला काम करे और अकेला जो है वो इस तरीके के बहुत सारे आपको सुनार या इस तरीके के गोल्डस्मिथ्स वगैरह जो हैं काम करते हुए दिखाई दें। कई बार शहरों में इस तरीके की स्पेसिफिक लोकेशंस भी होती हैं जहाँ पे सोने का काम होता है, खजांची लाइंस वगैरह इनको जनरली कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब ये जो गोल्डस्मिथ हैं अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो आपस में कंपटीशन होगा और इसका फ़ायदा जो है फिर आपके जो भी आपका ग्राहक है उसको मिलेगा। अगर उसके पास में चॉइस होगी तो फिर वो अपनी तरफ से कोई दाम वगैरह निगोशिएट कर सकता है। अब अगर इन गोल्डस्मिथ्स ने ये बोला कि अकेले अकेले काम करने की जगह हम लोग एक टीम बना लेते हैं कि अगर कोई भी काम करवाने को आएगा तो हम सबके पास ही आएगा। 10 गोल्डस्मिथ अगर शहर में है तो ये 10 के 10 ने अपनी टीम बना ली। अब हम जो है टीम बनाकर काम करेंगे और हमारी जो टीम है अब आगे देखेगी कि फिर क्या करना है। हमारी जो टीम है एक साथ इकट्ठा काम करेगी। तो इसका मतलब यह है कि अब ये सबके सब लोग इकट्ठे हो गए। अब अगर ये लोग इकट्ठे हो गए तो जो भी काम वगैरह करने के लिए मटेरियल है ये लोग सब साथ में पैसा लगा के इकट्ठा कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए अब ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे। अकेले जितना खरीदते उससे तो ज़्यादा ही मात्रा में खरीद पाएंगे। दूसरा ये कि आप उस रॉ मटेरियल का जो भी प्रोडक्शन वगैरह करना है, कितना करना है, ये इनके हाथ में। प्रोडक्शन जो है वो इनके हाथ में आ गया कि भाई इतना इतना जो है अपने प्रोडक्शन करना है, इतना इतना जो है रॉ मटेरियल वगैरह हमको इस्तेमाल करना है, इतना इतना रॉ मटेरियल जो है हमको इस पर्टिकुलर चीज़ में लगाना है। अब इसकी मदद से जो प्रोडक्शन अगर जितना ये लोग कर रहे हैं तो डिमांड कितनी भी हो अगर प्रोडक्शन इनके हाथ में है तो उसकी मदद से फिर ये मार्केट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मार्केट में 10 लोग डिमांड कर रहे हैं मगर सिर्फ 8 लोगों के हिसाब से उन्होंने प्रोडक्शन किया तो फिर ये अपना रेट बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर 10 लोग डिमांड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर वो चाहें तो 10 लोगों के हिसाब से बना सकते हैं, जैसा भी है। मगर कुल मिला के मार्केट को जो है रेगुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह की मार्केटिंग वगैरह भी जो है बड़ी अच्छे से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वगैरह जो है गिल्ड्स वगैरह किया करती थी। इससे इन्होंने खूब पैसे कमाए और इस तरीके से इनके पास इतना पैसा आ गया कि डोनेशन वगैरह भी खूब दिया। इसलिए इंस्क्रिप्शंस में कई बार एक अकेले आदमी और उसके प्रोफेशन की जगह आपको एक पूरी की पूरी गिल्ड या फिर एक श्रेणी जो है वो भी देखने को मिलती है, उसका भी जो है नाम वगैरह आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। चलें देखते हैं इसे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है उसका नाम है ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। देखिए 6th सेंचुरी से हम लोगों ने देखा कि कई सारे आपके शहर वगैरह डेवलप हुए, री एमर्जेंस हुआ हमारे देश में या फिर हमारे सब कॉन्टिनेंट में आपका अर्बन लाइफ का, और उसके बाद में जो कई सारे शहर जो हैं आपके डेवलप होते चले गए। इंपॉर्टेंट ट्रेड और कॉमर्स के सेंटर वगैरह भी बने, कई सारे आपके कैपिटल्स वगैरह भी बने। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फ्रॉम 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा वेरियस लैंड एंड सी रूट्स डेवलप्ड इन सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शंस। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से एक चीज़ और होना शुरू हुई शहरों के विकास के साथ में, वो ये था कि कई सारे आपके समुद्री रास्ते या फिर आपकी नदियों के रास्ते या फिर कई सारे आपके जो हैं ज़मीनी रास्ते डेवलप होना शुरू हुए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए तो नदियाँ बहुत सारी थी, तो नदियों के रास्ते डेवलप होना शुरू हुए कि आप एक से दूसरी जगह जाने के लिए जल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया चली जल मार्ग वगैरह की, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने आके फिर रोड डेवलप नहीं करी तब तक प्रोमिनेंटली इंडिया में एक से दूसरी जगह अगर आपको ट्रैवल करना है तो ज़मीनी मार्गों की अपेक्षा जो जल मार्ग हुआ करते थे वो प्रोमिनेंट रोल अदा करते भी थे, एक फैक्ट है। और एक तो ये हो गया। दूसरा अब जहां पर अब नदियां नहीं है वहां पे आपको ऑब्वियस सी बात है ज़मीनी रास्ते से जाना पड़ेगा, तो लैंड के जो रूट्स थे, जो ज़मीनी रास्ते थे, वो भी डेवलप होना शुरू हुए। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए, दो तरीके के आपके रूट्स डेवलप होना शुरू होते हैं। पहला रूट कौन सा हुआ, ज़मीनी रास्तों के थ्रू जो है अगर एक से दूसरी जगह आप जा रहे हैं तो वो रूट डेवलप होना शुरू हुआ। और दूसरा आपकी जो नदियां हैं उनके रास्ते जो रूट्स वगैरह हैं वो डेवलप होना शुरू हुए। इसके अलावा अगर आप समुद्री रास्ते से या बाय सी अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके भी रूट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो 6th सेंचुरी
बिफोर कॉमन एरा में से आपके टाउन्स वगैरह और ट्रेड के कमर्शियल सेंटर्स डेवलप ही नहीं हो रहे थे, इसके अलावा एक और चीज हो रही थी, और वो क्या था, जमीन के और समुद्री रास्ते जो हैं, सी के और आपकी जो रिवर्स के रास्ते हैं, रिवराइन रूट्स वगैरह जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो भी डेवलप होना शुरू हुए और वो कई सारे अलग अलग डायरेक्शंस में एक्सटेंड करते चले गए। जैसे कि आपका जो जमीन की बात की जाए तो जो ओवरलैंड रूट्स वगैरह थे सेंट्रल एशिया और उसके बियॉन्ड में निकल गए, सेंट्रल एशिया और उससे होते हुए आप उसके बियॉन्ड जो है समुद्र आप जमीनी रास्ते के थ्रू जा सकते थे। और अगर सीज की बात करेंगे, आप समुद्री रास्तों की बात करेंगे, तो फिर आप जो है अरेबियन सी और अरेबियन सी की मदद से आप नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया पहुंच गए। तो ये दोनों रास्तों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। तीसरा आपका बे ऑफ बंगाल की मदद से आप साउथ ईस्ट एशिया और चाइना पहुंच गए। देख लेते हैं इसे एक बार। देखिए जैसे अब यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आपको एक जमीनी रास्ता मिल गया, तो जमीनी रास्ते की मदद से आप जो है सेंट्रल एशिया और इस तरीके से आप यहाँ पहुंच गए, आप सेंट्रल एशिया में यहाँ निकल गए, आप चाइना वगैरह के लिए चले गए। एक रास्ता आपको जो समुद्री मिल गया, उसके थ्रू भी आप जो है यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका और बाकी सारी जगहों पर पहुंच गए। एक ये जो समुद्री रास्ता था, इसकी मदद से आप चाइना पहुंच गए, साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए और इंडोनेशिया वगैरह पहुंच गए वगैरह वगैरह। इस तरीके से आपने इन सारे इलाकों पर जो है, इन सारे इलाकों तक आपने जो है अपनी पकड़ बना ली। तो इस तरीके से दो तीन आपके समुद्री रास्ते और दो आपके समुद्री रास्ते कह लीजिए और एक आपके जमीनी रास्ता जो है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये डेवलप होना आपके शुरू हो गए थे। इनके थ्रू जो है फिर काफ़ी सारा ट्रेड वगैरह हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो हमको जो है यहाँ पे बात समझ में आती है कि ओवरलैंड जो है सेंट्रल एशिया और बियॉन्ड और आपका मिडिल ईस्ट, इन सारे इलाकों में जाने के लिए आपके ज़मीनी रास्ते, और अरेबियन सी की बात कर ली जाए, उसकी मदद से आपका नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में जाने का रास्ता, और बे ऑफ बंगाल से बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में जाने का रास्ता। ये सारे के सारे रास्ते वगैरह जो हैं डेवलप हो गए थे। अब ये सारे रास्ते अब अपने को देखने को साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सारे रास्ते हैं, ये या तो किसी एक अंपायर से शुरू होते, किसी एक पर्टिकुलर किंगडम से शुरू होते थे, या उस पर खत्म होते थे, या उसके थ्रू पास होते थे। तो जो भी रूलर्स वगैरह थे, अब उसके अंपायर में अगर कोई समुद्री रास्ता पड़ रहा है, या फिर उसके अंपायर में कोई जमीनी रास्ता पड़ रहा है, या कोई आपका रिवराइन रूट वगैरह पड़ रहा है, वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश किया करता था और इनको कंट्रोल करके इनके ऊपर टोल लगाया करते थे। क्योंकि उस जमाने में देखिए ट्रेड करना कोई आपका मतलब बहुत आसान काम नहीं हुआ करता था। अगर आप व्यापार करते थे तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी, आपके ऊपर हमला होने का खतरा होता था, काफ़ी सारे इश्यूज होते थे। तो रूलर्स क्या करते थे, इन रूट्स वगैरह को कंट्रोल करते थे। अब इन रूट्स वगैरह से अगर आप पास हो रहे हो तो आपके ऊपर खतरा वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। तो रूलर्स ये करते थे कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, इंश्योर करते थे कि जब तक आप मेरी सीमा में हो, मेरे राज्य में हो, तब तक आपके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, आपको पूरा मैं प्रोटेक्शन वगैरह दूंगा, मगर उस प्रोटेक्शन की आपको कीमत चुकाना पड़ेगी। तो वो कीमत वगैरह जो है आपको राजा को देना पड़ती थी, और वो वहां से, और इसके अलावा हो सकता है वो जितना सामान आप लेकर जा रहे हो उसके ऊपर टोल लगाता हो। तो इन सारी चीजों के चलते होता ये था कि काफी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर इन रूट्स वगैरह के ऊपर जो भी आपका व्यापार होता है, एक तो आप प्रोटेक्शन के नाम पर और दूसरा आप टोल के नाम पर, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ से पैसा वगैरह जो है बनाया करते थे, और इसकी मदद से काफ़ी पैसा जो है बड़ी मात्रा में राजाओं ने कमाया। इससे आपका प्रॉस्पेरस किंगडम्स वगैरह जनरेट हुई काफ़ी बड़ी मात्रा में, इतनी कमाई हुई कि इससे प्रॉस्पेरिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हुई, और इसके चलते कई सारे आपके जो राज्य हैं उसमें लोगों का जीवन भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में खुशहाल हुआ। तो अब क्योंकि ये बड़ी मात्रा में जो है ट्रेड वगैरह इन रास्तों से होता था, तो राजा को भले ही आपने पैसा दे दिया है प्रोटेक्शन के नाम पर, टोल टैक्स वगैरह चुका दिया, मगर क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा है और सामने वाला उसको ले जाके क्योंकि किसी जगह पर बेचेगा और वो वहाँ पर उसकी डिमांड वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में है, तो इन सारी चीज़ों के चलते भले ही 10 तरीके के टैक्स इनके ऊपर लगे हुए थे, 50 तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे, मगर उसके बाद भी इन सारे रूट्स वगैरह की मदद से, चाहे वो जमीनी रास्ते से होता हो, चाहे वो समुद्री रास्ते से होता हो, डजेंट मैटर, मर्चेंट्स ने खूब पैसा कमाया, और इनॉर्मसली जो रिच आपके जो मर्चेंट्स वगैरह हैं उनकी एक कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हुई। तो आपको ये जो बहुत बड़े बड़े मर्चेंट्स और खूब पैसे वाले लोग जो आपको आदिकाल से देखना शुरू हुए, जिनका जिक्र अपने को कई बार कहानियों में देखने को मिलता है कि एक संपन्न सेठ हुआ करता था। जनरली इस तरीके का जो कैरेक्टर होता था जिसके पास में राजा के बाद में पैसा होता था, वो कोई व्यापारी ही होता था। कोई सेठ हो गया, कोई व्यापारी हो गया, कोई मर्चेंट हो गया, इसी तरीके के जो लोग हैं उनके पास में आपको
बड़ी मात्रा में पैसा है या वो धनाढ्य है, ये बात समझ में आती थी कहानियों की मदद से, अपने को चीज़ बहुत क्लियर होती है। उसकी वजह ये थी कि व्यापार इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा था और इतने बड़े लेवल पर आप जो है पैसा कमा रहे थे कि उसके चलते कई सारे जो मर्चेंट्स हैं वो इनॉर्मसली बहुत ज़्यादा रिच हो गए। अब ये मर्चेंट जो है या फिर व्यापार जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जिंदगी का हिस्सा बन गया, ये बात भी अपने को समझ में आती है, क्योंकि कई सारी भाषाओं में मर्चेंट के लिए अलग से स्पेसिफिक शब्द होने लगा। अगर किसी भाषा में आपके लिए कोई स्पेसिफिक शब्द है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई शब्द निकल कर आ रहा है, मतलब वो चीज रेलेवेंट है, वो चीज मैटर करती है, तो उसके लिए वो शब्द जो है निकल कर आता है। जैसे संस्कृत भाषा में जो है कई सारे आपके जो शब्द हैं स्पेसिफिकली एक एक चीज़ को कई सारे शब्द दिए गए हैं, कई सारे नाम दिए गए हैं, तो उससे समझ में आता है वो चीज़ आपके लिए मैटर करती है। एग्जाम्पल के लिए काली मिर्च, काली मिर्च को कई बार यवन प्रिया बोला जाता है। यवन प्रिया इसलिए नाम रख दिया क्योंकि यवन जो थे आपके, जो बाहर के लोग थे जिनके बाल आपके पीले होते थे, आंखें नीली होती थी, ये जो आपके गोरे यूरोपियंस होते थे, इन लोगों को काली मिर्ची बहुत पसंद थी, तो ये बड़ी मात्रा में आके भर भर कर खरीद कर लेकर जाते थे। तो अब जब लोगों को दिखा कि यार ये यवनों को बहुत पसंद है, बड़ी मात्रा में खाते हैं, इसको बड़ी मात्रा में खरीद कर लेकर जाते हैं, तो उसका नाम रख दिया यवन प्रिया। तो मतलब यह है कहने का कि किसी भाषा में अगर किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक शब्द आपको देखने को मिलता है, मतलब वो चीज़ जो है वो रेलेवेंस रखती थी उस टाइम पीरियड में जब ये भाषा डेवलप हो रही थी, इस पर्टिकुलर चीज़ में जो है इसका कुछ अपना एक इंपॉर्टेंस था। तो कई सारे आपके जो मर्चेंट्स वगैरह हैं उनके नाम वगैरह आपको कई सारी भाषाओं में देखने के लिए मिलते हैं। तमिल में जो है मसुवत्तन बोला जाता था, तमिल भाषा में मसातुवन जो है वो बोला जाता था इनको। इसी तरीके से जो आपकी प्राकृत भाषा है उसमें सेठीज बोला जाता था, सत्ताहवास बोला जाता था। ये आप कई सारी भाषाओं में इसके इस तरीके के शब्द वगैरह जो है आपको देखने को मिलते हैं। सेठी शब्द तो आज भी आपको कई सारी भाषाओं में देखने के लिए मिलता था। तो इस तरीके से जो है मसातुवन हो गया तमिल में, प्राकृत में सेठीज हो गया, सत्ताहवास हो गया, बाद में ये सेठी शब्द जो है पंजाबी में और इधर उधर कई सारी भाषाओं में इस्तेमाल होने लगे। तो इन सारी बातों से ये समझ में आता है कि व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था, बहुत बड़े लेवल पर जो है ट्रेड वगैरह किया जा रहा था, बहुत बड़ी लेवल पर इनॉर्मसली जो है व्यापार वगैरह करवाया जा रहा था। मेजर जो चीजें वगैरह यहाँ पे व्यापार में इस्तेमाल होती थी वो कौन कौन सी थी? वो आपका जो मेन आइटम जो ट्रेड में इस्तेमाल होता था, एक तो नमक, दूसरा आपके ग्रेन्स वगैरह हो गए, तीसरा आपका क्लोथ हो गया, मेटल ओड्स हो गई, फिनिश प्रोडक्ट्स हो गए, स्टोन्स हो गए, टिम्बर्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों का जो है बड़े मात्रा में ट्रेड होता था। नमक जो आपका काला नमक हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, और इसके अलावा जो आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, दोनों का जो है बड़ी मात्रा में व्यापार होता था इंडिया में, क्योंकि दोनों प्रचुर मात्रा में बनाए जाते हैं। दूसरा आपका ग्रेन्स वगैरह, अपने को पता ही है जब से हम लोगों ने खेती करना शुरू करी है हिंदुस्तान में खेती बड़ी मात्रा में हो रही है, भर भर कर जो है हड़प्पा वालों के टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक और इसके बाद भी आज तक जो है हम लोग बम्पर पैदावार कर रहे हैं। तो भर भर कर जो है हम लोग अनाज उगाया करते थे, हमारी जरूरत पूरे होने के बाद जो अनाज बच जाता था उसका व्यापार करते थे। तीसरा कॉटन, क्योंकि बड़ी मात्रा में होता है, उससे ऑब्वियस सी बात है क्लोथ्स वगैरह बनाना भी समझ में आता है। अब कई सारी आपके जो है मेटल्स की खाने हैं, तो आपको वो इस तरीके की जो है आपको कई सारी खाने वगैरह जो है मिल गई हैं, माइंस मिल गई हैं, तो मेटल ओर्स वगैरह जो है बड़ी मात्रा में वहां से निकाला जाता था, उसको हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते थे। 50 तरीके के फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उनको बेचा करते थे। पत्थर वगैरह जो है कई सारे तरीके के, पत्थर से मतलब वो नहीं जो आपको पड़े हुए मिल जाते हैं इधर उधर, चमकीले पत्थर हो गए, कार्नेलियन हो गया, कैस्पर हो गया, जैस्पर हो गया, इसके अलावा आपका लैपिस लजुली हो गया, इस तरीके के जो अलग अलग पत्थर हैं उसका जो आपके या फिर प्रेशियस स्टोन्स वगैरह हो गए, लकड़ी बड़ी मात्रा में टिम्बर के रूप में बेचा करते थे। मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जो हैं इन सब का बड़ी मात्रा में जो है हम लोग व्यापार किया करते थे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पैसा हम लोगों ने कमाया है एंशिएंट इंडिया में जिस चीज़ का व्यापार कर कर, वो है मसाले। मसाले यानी कि स्पाइसेस, और स्पाइसेस में भी खास तौर पे ब्लैक पेपर या फिर जो काली मिर्च होती है, इसका इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है हम लोगों ने व्यापार किया है कि इसके चलते खूब जमकर पैसा हम लोगों ने कमाया। रोमन अंपायर में खास तौर पर जो है आपकी पेपर का, ब्लैक पेपर का बहुत ज़्यादा जो है आपकी डिमांड वगैरह हुआ करती थी। रोमन बड़ी मात्रा में जो है सोना देकर ये सारी चीज़ें यहाँ से खरीद कर लेकर जाया करते थे। टेक्सटाइल्स हो गई, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हो गए, इनको भी जो है अरेबियन सी से लेकर मेडिटेरेनियन तक जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता था और भर भर कर जो है हमने यहाँ से खूब पैसा वगैरह जो है कमाया है। तो ये जो है आपके ट्रेड रूट्स वगैरह हो गए, इनकी मदद से जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। अब देखिए यहाँ तक जैसे कोई आपका आदमी चला, यहाँ से उसने जो है रोमन एम्पायर्स वगैरह के लोगों ने जो है यहाँ से बड़ी मात्रा में काली मिर्च खरीदी, खूब सारा पैसा देके यहाँ से गए, यहाँ पर आए, यहाँ से मिडिल ईस्ट क्रॉस किया और पहुँच गया आपका मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी में पहुँचने के बाद में यहाँ से आपका ये क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में पहुँच गया। मेडिटेरेनियन सी से आपका इटली के अलावा फिर आपका अलग अलग जो यूरोपियन देश हैं यहाँ पर भी आपका सामान वगैरह बिकता था। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है व्यापार वगैरह किया जा रहा था, भर भर कर जो है ट्रेड किया गया और हिंदुस्तान ने एंशिएंट टाइम में खूब पैसा कमाया। अब उसके चलते फिर लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रॉस्पेरिटी आई। जिस तरीके की भयानक गरीबी आज अब तो खैर काफ़ी कम है, मगर
30-40 साल पहले, 50 साल पहले जिस तरीके की भयानक गरीबी हिंदुस्तान में देखने को मिलती थी, वो सारी चीज़ें अब साफ समझ में आ रहा है कि एंशियंट इंडिया में जब आपका पुराना भारत था, जब आपका आदिकाल का भारत था, उस वक्त में ये चीज़ें हिंदुस्तान को छूकर भी नहीं गई थी, मगर बड़ी मात्रा में व्यापार के चलते बहुत बड़ी मात्रा में पैसा वगैरह हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से आ रहा था। ये 50 तरीके की चीज़ें बेचकर हमने जमकर माल बनाया है, खूब पैसे कमाए हैं इन सारी चीज़ों को बेचकर, और सबसे ज़्यादा खास तौर पर मसालों के नाम पर हम लोगों ने रोमन एम्पायर से खूब सोना कमाया, और बाकी इसके चलते साउथ में खास तौर पे आपको बड़ी मात्रा में प्रॉस्पेरिटी देखने के लिए मिलती है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे से जो हम लोगों को क्विक रिवीजन वगैरह करना है, कॉइन्स वगैरह के बारे में बातचीत करनी है, और जो फर्दर रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं एक अलग पार्ट में बनाऊंगा, ताकि अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर देखने में भी दिक्कत आती है, और स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात करना ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि क्विक रिवीजन में भी मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों तक जो भी टॉपिक्स आएँ इनको अगर आप देखते हैं तो इसकी मदद से आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वगैरह जो है उस पर एक पॉजिटिव असर पड़े। तो कॉइन्स वाला जो टॉपिक है, अगर मैं कंटिन्यूएशन में आपको पढ़ाता तो होता ही है कि उसको फिर मैं जल्दी जल्दी कवर करता, बट क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए उसको मैं एक नए लेक्चर में ही लेकर आऊँगा। तो आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उसको कॉइन्स एंड ट्रेड को फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर बाकी सारे टॉपिक्स वगैरह को भी हम लोग जो क्विक रिवीजन की हमारा जो ये श्रृंखला चल रही है उसी में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड करने के पहले बस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने सेशन की शुरुआत में ही आपको बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा का सारा कंटेंट जो है आप 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, दूसरा आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर देख सकते हैं, और तीसरा आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर डाउनलोड कर ऐप पर देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये आपके मोबाइल फ़ोन, आपके टैबलेट और आपके पीसी तीनों पर जो है इक्वली चल जाएगा, कोई दिक्कत वगैरह इसमें नहीं आने वाली है। सारा का सारा कंटेंट आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स वगैरह की ज़रूरत आपको पड़ेगी तो वो सारा कंटेंट भी जो है बुक्स और ई बुक्स के फॉर्म में लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जितना इसका हो सके तो फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा इससे भाई अपना बेनिफिट लेने की कोशिश करें, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस को ठीक करें, सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे चलते रहें और मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। एंड सबसे बड़ी बात, जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पर कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।